देखो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये एनिमे बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लेन कर रखा है, पर मैं क्या होता है ना, अंदर से कीड़ा काटता है, तो मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इसकी स्टोरी सच में काफी अच्छी है और मैंने काफी सारी रिसर्च करी इन दिनों में, मेरे को कोई ढंग का एनिमे मिल ही नहीं रहा है। तो मैं चाहता हूँ गाइस अपने 5 मिनट निकाल के इस वीडियो को जरूर देखना, अगर पसंद आया तो आगे कंटिन्यू करना, बाकी आपकी मर्जी। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हीरो वर्सेस डीमन किंग की लड़ाई हो रही होती है और इस लड़ाई से डिसाइड होगा कि दुनिया का क्या होगा। और मगर जो उनकी लड़ाई होती थी खतरनाक चलती चली जा रही थी कि आखिरी में दोनों ने ही अपनी तलवारों को एक दूसरे के पेट के आर पार कर दिया था और नतीजा ये होता है कि डीमन लॉर्ड और हमारा हीरो दोनों ही मारे जा चुके थे, पर मगर हीरो ने अपनी जान देकर इस दुनिया को बचा लिया होता है। दूसरी ओर हमें एक अकेडमी को दिखाया जाता है जहाँ पर आज एक नए लड़के का एडमिशन हो गया था और वो लड़का काफी खुश था, उछलते कूदते हुए सीधा वो अकेडमी के अंदर आ गया था और यकीनन जो इसका प्लान होता है वो काफी ज्यादा भयानक था। ये अपने मन में कहता है आज तो मैं यहाँ पे 100 दोस्त बनाऊंगा। लिटरली बस वो यहाँ पे दोस्ती करना चाहता था सारे बच्चों से और कह रहा होता है कि अब मैं भी एक आम जिंदगी जी सकूंगा। और जैसे ही वो बच्चों को देखता है वो गाना गाते हुए उनके पास जा रहा था। चल छैया 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 और वो सभी को खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम ब्लेड है, तुमसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। और अपनी ऐसी हरकतों से ब्लेड ने 4 दोस्त बना लिए होते हैं, पर मगर उसका असल मकसद तो 100 दोस्त से ऊपर बनाना होता है। पर मगर इतनी आवाजें सुनने के बाद वहाँ पर एक लड़की आ चुकी थी जो कि इस अकेडमी की टॉप स्टूडेंट होती है और इस लड़की का नाम आर्नेस्ट होता है। आते साथ ही वो कहती कि तुम हॉल में हल्ला क्यों कर रहे हो बेवकूफ लोगों, क्या तुम्हें पता नहीं यहाँ पे हल्ला करना मना है? तभी जो हमारा लाइट होता है वो सीधा आर्नेस्ट के पास आता है, कहते स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? हेलो, मेरा नाम ब्लेड है, तुम काफी सुंदर लग रही हो, क्या तुम मेरे से दोस्ती करोगी? पर मैं आर्नेस्ट उसे इग्नोर करते हुए बताती है कि दरअसल रोडवुड एकेडमी में वही लोग आते हैं जिनका मकसद हीरो बनना होता है और तुम सबको यहाँ पे डिसिप्लिन से रहना चाहिए। आर्नेस्ट की बात को काटते हुए ब्लेड बताता है कि मेरा मकसद हीरो बनने का नहीं है, बस मैं तो यहाँ पे दोस्ती करने आया हूँ। ये सुनने के बाद आर्नेस्ट काफी गुस्सा हो चुकी थी और वो ब्लेड को सुनाने लग जाती है। मैं कहते ब्लेड को याद आता है कि उसे तो यहाँ पे प्रिंसिपल से मिलना था, तो वो आर्नेस्ट से पूछता है कि प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ है? आर्नेस्ट भी सीधा ब्लेड को प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर लेके आ जाती है। उसने सोचा था कि वो ब्लेड को वहीं पर सुनाएगी। हमें दिखाया जाता है कमरे का गेट खुलता है और आर्नेस्ट ये देख के हैरान हो चुकी थी कि प्रिंसिपल की जगह वहाँ पे किंग बैठ रखे थे और वो कहते हैं। किंग को देखकर आर्नेस्ट अपने घुटनों में बैठ चुकी होती है, पर मगर जो ब्लेड होता है किंग की तरफ ऐसे बढ़ रहा था जैसे कि वो कोई उनका बिछड़ा हुआ दोस्त हो। आर्नेस्ट यहाँ पे ब्लेड को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर मगर मुंह के बल गिर जाती है और कहती है क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम किंग की तरफ ऐसे बढ़ रही हो जैसे कि वो तुम्हारे कोई दोस्त हो। और वो तुरंत ही किंग के सामने खड़ी होते हुए ब्लेड का सर नीचे झुका देती है। किंग हंसते हुए कहते हैं जो पुराने हेडमास्टर थे वो तुम्हारी काफी ज्यादा तारीफ करा करते थे। आर्नेस्ट हैरान होते हुए किंग की तरफ देखती है और कहती है कि पुराने हेडमास्टर से आपका मतलब क्या है? यहाँ पे हमें पता चलता है कि रोजवुड एकेडमी के अब से न्यू प्रिंसिपल हमारे किंग ही होंगे। ये बात सुनने के बाद आर्नेस्ट काफी हैरान हो चुकी थी, पर मगर उसे खुशी भी होती है कि वो किंग से फेस टू फेस बात कर पा रही है। आर्नेस्ट काफी ज्यादा बकवास करने लग जाते किंग के सामने, तो किंग भी परेशान होकर उसे चुप करके बाहर भेज देते हैं, ये कहकर कि मुझे ब्लेड से कुछ अकेले में बात करनी है। ये सुनकर आर्नेस्ट को हमारे ब्लेड के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था और गेट के बाहर वो ब्लेड को गालियां दे रही होती है कि ये बाहर आएगा मैं इसे चप्पल से मारूंगी। यहाँ पे ब्लेड किंग से बात कर रहा था और वो कहता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? किंग काफी ज्यादा खुश होकर ब्लेड को बताते हैं कि वो उसकी पावर को वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं, पर मैं क्या ऐसा करने से ब्लेड उन्हें मना कर रहा होता है क्योंकि उसे ऑर्डिनरी लाइफ काफी ज्यादा पसंद आ रही थी और वो किंग को समझा रहा होता है कि जो डीमन किंग है वो मारा जा चुका है और फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और हमें यहाँ पे ये पता चलता है दरअसल डीमन किंग के साथ जिसकी लड़ाई हुई थी वो कोई और नहीं ब्लेड था। उस लड़ाई में वो मरा नहीं होता, पर मगर डीमन किंग की स्वॉर्ड लगने की वजह से ब्लेड की कई सारी ताकतें खत्म हो गई थी। किंग को ब्लेड की बातों से फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो तो कह रहे होते कि तुम्हें तुम्हारी ताकतें जल्दी ही मिल जाएंगी। तो उसी और हमें आर्नेस्ट को दिखाया जाता है जो कि एडवांस क्लास में खड़ी होती है, पर मगर जब उसके पास हमारा ब्लेड आ रहा था तो उसको देख के वो काफी हैरान हो जाती है और कहती कि तुम एडवांस क्लास में क्या कर रही हो? मैं पता नहीं कि नॉर्मल स्टूडेंट का यहाँ पे आना मना है, पर मगर तभी ब्लेड अपना एडवांस कार्ड दिखाता है। आर्नेस्ट को यकीन नहीं हो रहा होता और वो अपने आप से अंदाजा लगाने लग जाती कि ब्लेड ने पक्का चीटिंग करी होगी एग्जाम में। ब्लेड कहते हैं कि ऐसा तो मत बोलो, पर मगर आर्नेस्ट कहती जो ये जगह है ये तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है जिसको की हीरो बनने में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। ब्लेड कहते
कहते हैं ऐसी बात नहीं है, मैं सीरियस हूँ पर मैं दोस्त बनाने में। ऐसा कहने के बाद वो सारे स्टूडेंट के पास जाके खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है और कहता है क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। पर मगर अर्नेस्ट खुद को इग्नोर होता देख ब्लेड के ऊपर काफी चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो। पर मगर ब्लेड उसके पास आते हुए उसके सर को टच करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, तुम बस कहती चली जाओ। और ये सुनने के बाद जो अर्नेस्ट होती है वो शर्म के मारे लाल हो चुकी थी और तुरंत ही वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल के ब्लेड के ऊपर हमला कर देती है। पर मगर ब्लेड ने आसानी से उसके स्वॉर्ड को डॉच कर लिया था। अर्नेस्ट भी काफी हैरान हो जाती है। पर मगर तभी वहाँ पर एक लड़की आती है बताती कि इंस्ट्रक्टर ने सभी को क्लास में प्रेजेंट होने के लिए कहा है, लेकिन ब्लेड इस लड़की को भी अपना नाम बताता है। वो ब्लेड को इग्नोर कर देती है। ब्लेड कहता है क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। पर मगर वो लड़की कहती क्या ये कोई कमांड है। ब्लेड कहते कि नहीं ये कोई कमांड नहीं है और वो लड़की भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और बताती मेरा नाम सोफी है। ब्लेड और सोफी बात कर रहे होते हैं। दूसरी ओर जो अर्नेस्ट होती है वो इंस्ट्रक्टर को बुलाकर ब्लेड की एबिलिटी को चेक करने के लिए कहती है और इस बात को लेके बहुत सीरियस होती है। वो ब्लेड के सामने एक इनहेंस कवच को लेके आती है और कहती कि इसे तुम्हें काटना होगा और खुद को साबित करना होगा कि तुम अकेडमी में रुकने लायक हो या फिर नहीं। और ब्लेड अगर ऐसा नहीं कर पाता तो उसे मानना होगा कि उसने चीटिंग करी थी एग्जाम में और उसे ये अकेडमी छोड़ के जाना होगा। ब्लेड भी इसके लिए राजी हो जाता है और अपनी थोड़ी सी एनर्जी से वो उस कवच के साथ साथ दीवार के भी चिथड़े उड़ा देता है। इतना ही नहीं जो एडवांस क्लास के स्टूडेंट होते हैं उनकी भी हालत बेकार हो चुकी थी। तभी आने लंगड़ाते हुए आती और पूछती कि तुम कौन हो, क्या तुम मुझे बताओगी। क्या नजारा है, क्या माल है यार। ब्लेड बेचारा घबरा चुका होता है और वो घबराते हुए कहते कि अरे मैं तुम लोग की तरह ही तो एक आम इंसान हूँ। अब थोड़ी देर बाद उनका लंच हो जाता है जहाँ पे अर्नेस्ट बैठ के अपना लंच कर रही होती है। पर मगर उसके पास तुरंत ब्लेड आ जाता है और अपने बाकी दोस्तों को भी बुला रहा था। पर मगर अर्नेस्ट को वहाँ पे बैठा देख उसके बाकी दोस्त आने से मना कर देते हैं। अर्नेस्ट उसे बताती है दरअसल जो सीट है उसके लिए बुक हो रखी है। तभी ब्लेड पूछता है क्या तुम सबको बुली करती हो। अर्नेस्ट मना करती है और बताती कि असल बात तो ये है कि सब लोग उससे डरते हैं पर वो इसकी वजह नहीं बताती कि सब लोग उससे क्यों डरते हैं। लेकिन तभी ब्लेड की नजर तो उसकी करी के ऊपर होती है और जैसे ही वो उसकी पहली बाइट खाता है वो तो उसका दीवाना हो चुका था और भुक्कड़ों की तरह वो पूरी प्लेट चाट जाता है और तारीफ कर रहा था कि शख्स ने इतनी कमाल की चीज बनाई होगी, वो कितना महान होगा। यहाँ पे अर्नेस्ट ब्लेड से माफी मांगने की कोशिश कर रही थी जब उसने उसे चीटर कहा था। पर मगर हमारा ब्लेड उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहा होता, बस उसकी नजर तो उसकी कड़ी पे होती है। तब अर्नेस्ट ये देखकर काफी गुस्सा हो चुकी थी, लेकिन अपने कड़ी चावल को खत्म करने के बाद ब्लेड उल्टा उसी का शुक्रिया अदा कर रहा था। अर्नेस्ट कहते कि तुम पागल हो चुके हो या फिर तुम्हारे सर पे कड़ी चढ़ चुकी है, तुम मुझे शुक्रिया अदा क्यों कर रहे हो। ब्लेड कहता है क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से काफी सारे नए दोस्त बना पाया हूँ, मेरी वजह से। पर मगर किसकी बात कर रहे हो। तभी ब्लेड उसकी तरफ इशारा करने लग जाता है। अर्नेस्ट का चेहरा लाल हो चुका था और वो कहती कि हम दोस्त कब बने। ब्लेड कहता है अरे भोले अर्नेस्ट, हम साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम दोस्त हुए। अर्नेस्ट चुपचाप बैठ जाती है और कहती कि वैसे तो तुम्हारा दोस्त बनने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे वो ज्यादा कुछ नहीं बोलती। पर मैं अपने कमरे में आ जाने के बाद वो अपने कपड़े खोलते हुए कह रही होती कितना बड़ा बेवकूफ है वो, इतने इजीली वो किसी को भी दोस्त बना लेता है। एक साथ बैठकर खाना खाने से कोई दोस्त थोड़ी ना बन जाता है। लेकिन पर मगर यही बात को वो सोचकर काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है और कहती है मैंने अपना पहला दोस्त बना लिया। और लेकिन तभी हमारी नजर उसकी तलवार पे जाती है जो कि खुद से हिलने लग चुकी थी। ये देखने के बाद अर्नेस्ट घबरा चुकी थी और हमें उसके बचपन का एक सीन दिखाया जाता है कि जब पहली बार अर्नेस्ट ने अपनी तलवार को देखा, तलवार के अंदर से एक मॉन्स्टर की आवाज आ रही होती है, छोटी लड़की अपना सब कुछ मेरे हवाले कर दो। और उसी पल जब अर्नेस्ट ने उस तलवार को छुआ उसके काले बाल लाल हो चुके थे जैसे कि उस तलवार ने अर्नेस्ट के ऊपर अपना कब्जा कर लिया हो। अर्नेस्ट के मन में चल रहा था कि वो सब कुछ तबाह कर देना चाहती है। पर मगर प्रेजेंट में अर्नेस्ट अपनी तलवार को जोर से पकड़ा होता है और वो कहती कि मैं फ्लेमिंग फैमिली की अगली हेड होने वाली हूँ तो मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। अगले दिन हमें एडवांस क्लास के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे अर्नेस्ट और न्योनाल्ड दोनों साथ में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। अर्नेस्ट कहती अपनी पूरी ताकत का यूज करो, न्योनाल्ड अपनी पूरी ताकत का यूज करता है। पर मगर अर्नेस्ट की एक सिंगल अटैक से वो हार चुका था। उसके बाद अर्नेस्ट और सोफी साथ में लड़ रहे होते हैं पर मगर थोड़ी देर बाद ही सोफी हार मान लेती है। ये देखने के बाद अर्नेस्ट ब्लेड को बुला रही होती है उसके साथ फाइट करने के लिए। ब्लेड कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है पर मगर अर्नेस्ट अभी काफी ज्यादा थक रखी होती है। अर्नेस्ट कहती है अपना मुंह बंद रखो, मैंने तुम्हें जितना कहा है बस उतना करो। लेकिन अचानक से उसे
कुछ होने लग जाता है और वो अनकॉन्शियस हो चुकी थी। ब्लेड उसको अकेडमी के नर्सरी रूम लेके जाता है जहाँ पे नर्स बता रही होती है कि मैं चोटों और बीमारियों का इलाज कर सकती हूँ पर मगर कर्ज का मैं कोई इलाज नहीं कर सकती। ये सब कुछ उसके लेवल के बस के बाहर है। पर मगर तभी आनिश को होश आ जाता है। वो के साथ कहती कि मैंने क्या करा, क्या मैंने किसी को चोट पहुंचाई। ब्लेड उसको शांत करता है, कहते कि तुमने कुछ नहीं करा, बस तुम बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर कहती कि थोड़ा और आराम कर लो, लेकिन आनिश नर्स की बात मानने को तैयार नहीं होती और उनसे बहस करने लग जाती है। पर मगर ब्लेड उसे समझा रहा था और नर्स को कहता है कि मैं आनिश की जिम्मेदारी लेता हूँ और उसके साथ वहाँ से निकल जाता है। बाहर आते ही आनिश ब्लेड को अपने से दूर कर देती है और वो कह रही होती कि मैं खुद चल सकती हूँ। पर मगर ब्लेड को पता होता है कि अभी वो कमजोर है, तो वो कहता है कि तुम मेरे ऊपर निर्भर हो सकती हो। लेकिन आनिश ये बोल के वहाँ से चली जाती है जो नर्स ऑफिस में हुआ वो किसी को मत बताना। उसी रात को मैं ब्लेड को दिखाया जाता है जो कि एक हाईटेक जगह पे आ रखा था और देखने से तो ऐसा लग रहा होता है कि इसने यहाँ पे काफी तोड़फोड़ मचाई है। दरअसल वो यहाँ पे आनिश के स्वॉर्ड के बारे में जानकारी निकालने आया होता है और उसे पता चलता है कि उसका नाम डीमन स्वॉर्ड एस्मोडियस है। और जो उसे पता करना था वो जानने के बाद सीधा वो आनिश के पास जाता है। आनिश तो अपने ही ख्यालों में होती है। उसे लग रहा था कि जो ब्लेड है उससे यहाँ पे कुछ प्राइवेट बात करने आया है, तो वो उसे धमकाने आया है क्योंकि वो क्लास की टॉप स्टूडेंट है और एकेडमी की भी। वो उसकी पोजीशन को हथियाना चाहता है। ब्लेड कहते कि अपना मुंह बंद रखो, ये सारी बकवास बातें हैं, मुझे जिसमें दिलचस्पी है वो हो तुम। क्या? ये क्या बक रहे हो? कि दरअसल मैं तुम्हारी तलवार के पीछे के रहस्य को जान चुका हूँ। ये सुनने के बाद आर्नेस्ट हैरान हो जाती है। दूसरी ओर हमें ब्लेड और आर्नेस्ट को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे खड़े थे जहाँ पे ब्लेड बता रहा था कि तुम्हारी जो तलवार एस्मोडियस है उसने अभी तुम्हें अपनी पूरी ओनरशिप को नहीं दिया है। क्या तुम मुझे बताओगी कि ऐसा क्या हुआ था? आर्नेस्ट थोड़ा हिचकिचा रही होती है पर मैं वो बताती है जब मैं 6 साल की थी तो मैंने गलती से एस्मोडियस को टच कर लिया और तभी से उसने मुझे कर्ज कर दिया था। मुझे आज भी उस डीमन के अपने अंदर आवाज सुनाई देती है कि सब कुछ तबाह कर दो। और वो बता रही होती है कि उसे हराने का सिर्फ एक तरीका है, आर्नेस्ट को उस डीमन को हराना होगा, उसकी पूरी ओनरशिप को खुद लेना होगा। लेकिन पर इसमें भी खतरा है, अगर आर्नेस्ट फेल हो गई तो एस्मोडियस के ऊपर पूरा कब्जा कर लेगा। ब्लेड कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम इसे कर सकती हो। पर मेगा आर्नेस्ट मना कर रही होती है। पर मेगा जो वो ब्लेड की आंखों में कॉन्फिडेंस देखती है तब वो भी रेडी हो जाती है और थोड़ी देर बाद वो एस्मोडियस को समन करती है, जिसके बाद वो भी उस तलवार के अंदर समा जाती है और हमें दिखाया जाता है उसके सामने डीमन एस्मोडियस खड़ा होता है और वो कहती है कि तुम मुझे अपना आपको पूरी तरीके से सौंप दो। पर मगर डीमन एस्मोडियस अपनी चेन को तोड़ते हुए कहता है, लड़की तुझे क्या लगा मैं इतनी आसानी से हार मान लूंगा? और हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों की लड़ाई शुरू हो चुकी थी और बाहर स्वॉर्ड से एक डीमन बाहर निकलता है और वो कह रही होती है कि मैं सब कुछ तबाह कर दूंगी। और जैसे ही वो ब्लेड के ऊपर अटैक करती है, ब्लेड ने उसे एक चांटे में ठिकाने लगा दिया था और अंदर हमें दिखाया जाता है कि आर्नेस्ट और एस्मोडियस की काफी तगड़ी लड़ाई चल रही होती है। पर मगर जो ब्लेड होता है बाहर वो ऐसे खड़ा हो रखा था कि मानो उसे आग से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। काफी घंटों की चली इस लड़ाई का नतीजा ये होता है कि आर्नेस्ट ने एस्मोडियस को हरा दिया होता है और सीधा वो बाहर गिरते हुए हमारी ब्लेड की बाहों में आ जाती है। सीधा हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है। एस्मोडियस को हराने के बाद आर्नेस्ट काफी ज्यादा खूबसूरत और सेल्फ कॉन्फिडेंट हो चुकी होती है। दूसरी ओर जो लाइट होता है वो अपनी एडवांस क्लास में ट्रेनिंग कर रहा था, पर मगर जो वो ट्रेनिंग होती है लाइट के लिए काफी ज्यादा आसान होती है, वो तो अपनी स्वॉर्ड तक बाहर नहीं निकाल रहा होता। आर्नेस्ट ब्लेड के पास आती है और कहती कि अपने अपोनेंट की बेइज्जती मत करो। मगर ब्लेड उसे घूरे जा रहा होता है और कहता है कि आर्नेस्ट तुम आज कुछ अलग लग रही हो। आर्नेस्ट ब्लश करने लग जाती है और कहती कि ऐसा है क्या, तुम्हें मेरे अंदर क्या अलग लग रहा है? हमारा लड़का काफी ज्यादा सोच रहा होता है पर मगर लियोनार्ड तभी उसके पास आता है और कहते कि हेयर स्टाइल बोलो। पर मगर जो ये ब्लेड होता है वो तो इतना नल्ला होता है, वो कहता है कि मुझे नहीं पता। लियोनार्ड तभी उसके ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है, जब लड़की अपने हेयर स्टाइल को बदली तो उनकी तारीफ करा करो। लेकिन ऐसा अटैक्स का क्या ही मतलब जब ब्लेड उसके सारे अटैक को डॉज कर पा रहा था। वहाँ पे जो आर्नेस्ट होती है वो तो काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी। पर मगर तभी वो कहती कि ब्लेड अगर तुम्हारे पास लियोनार्ड जैसे लोगों से बात करने का टाइम है तो क्या तुम सोफी पे भी नजर रख सकते हो? अपने बारे में ऐसी बातें सुनने के बाद लियोनार्ड तो पत्थर बन के टूट चुका था। दरअसल जो सोफी है वो किसी के ऊपर ध्यान नहीं देती और वो सबकी बातों को कमांड के तौर पे लेती है जैसे कि वो चलती फिरती रोबोट हो। लेकिन उस दिन जब ब्लेड ने सोफी से बात करी तो सोफी ने उसे खुद से अपना नाम बताया तो आर्नेस्ट को भरोसा होता है कि ब्लेड
उससे आराम से बात कर पाएगा। अभी जो हमारा ब्लेड होता है वो सोफी के पास जाता है और उससे बातें करने लग चुका था और कहता है कि मेरा नाम ब्लेड है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? दरअसल मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने आया हूँ। सोफी पूछ रही होती क्या ये कोई कमांड है, पर मैं दोनों का IQ ही सेम लेवल का होता है। ब्लेड अपने खोपड़े में जोर मारते हुए कहता है क्या ऐसी बात है क्या? पर मैं ब्लेड कह रहा होता है दरअसल मैं तुम्हारे यहाँ पे ट्रेनिंग में मदद करने आया हूँ। सोफी कहती है दरअसल वो फाइटिंग में सिर्फ अपने हाथों का यूज कर पाती है। ये सुनने के बाद ब्लेड अपना ब्लेड बाहर निकालता है और वो बता रहा था कि मैं तुम्हें और तरीके सिखा सकता हूँ फाइटिंग के। पर मैं सोफी इस बार फिर से पूछती क्या ये कोई कमांड है, लेकिन ब्लेड को पता था इस बार ही। वो बोलता है कि नहीं ये कोई कमांड नहीं है, दरअसल मैं तुम्हें एक दोस्त के तौर पे सिखाना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे को यहाँ पे मना कर सकती हो। लेकिन खुद से सोफी कहती कि नहीं मुझे भी सीखना है और जैसे ही वो शुरू कर पाती उससे पहले यहाँ पे घंटी बज चुकी थी ब्रेक की। ब्लेड अपना माथा पीट रहा था। अर्नेस्ट कहती सारा का सारा टाइम तो तुमने मीठी बातें करने में निकाल दिया। तभी हमको सोफी को दिखाया जाता है जो कि हमारे ब्लेड को देख के स्माइल कर रही होती है। दूसरी और ब्रेक के बाद जो सोफी होती है वो तलवार चलाने की कोशिश कर रही थी, पर मगर ऐसा वो कर नहीं पाती। ब्लेड उसे बताता है कि दरअसल जो तुम्हारा पूरा ध्यान है अपने हाथों के अलावा अपनी तलवार पे होना चाहिए। दरअसल तलवार को अपने शरीर का हिस्सा मानकर किसी भी चीज को आराम से हम काट सकते हैं। सोफी की शकल को देख के तो ऐसा लग रहा होता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आया, पर मगर शाम आते आते सोफी भी तलवार को चलाना आसानी से सीख जाती है। ब्लेड कह रहा होता है कि जितना मैंने सोचा था तुम उससे जल्दी सीख चुकी हो, पर मगर सोफी कहती क्या मैं उसे हरा सकती हूँ? यकीनन वो अर्नेस्ट की बात कर रही होती है। ब्लेड कहते हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकता। इन दिनों देखा जाए तो अर्नेस्ट भी काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। ऐसा कहते हुए अचानक से सोफी ने ब्लेड की बॉडी को लॉक कर दिया था और वो उसके ऊपर बैठ चुकी थी और वो ब्लेड से कह रही होती कि ये कैसा था? ब्लेड कहते कि अरे वाह ये काफी अच्छी टेक्निक है, लेकिन अब ब्लेड उसे हटने के लिए कह रहा होता है क्योंकि वो हिल भी नहीं पा रहा था। सोफी बताती कि अगर तुम्हारा अपोनेंट हिल ना पाए तो ये टेक्निक तो काफी ज्यादा अच्छी हुई, पर मगर वो उसका शुक्रिया अदा कर रही थी आज उसे इतना सब कुछ सिखाने के लिए। और वो कहती कि मैं आगे भी तुमसे सीखना चाहूंगी। अगले दिन हमें दिखाया जाता है किंग ने ब्लेड को बुलाया होता है और वो उनसे पूछ रहे थे कि तुम्हारा स्कूल कैसा जा रहा है, लेकिन ब्लेड उन्हें सीरियसली नहीं लेता और कहता है कि मैंने अपने कुछ दोस्त बनाए हैं। किंग यहाँ पे कोशिश कर रही थी कि ताकि ब्लेड अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम निकाल दे, पर मगर ब्लेड किंग को बताने के लिए तैयार नहीं होता। पर मगर वो सोफी के बारे में बताता है कि उससे इसने दोस्ती करी है हाल फिलहाल में। किंग कहते हैं कि मुझे इसके बारे में पता था कि सोफी के अंदर तुम अपना इंटरेस्ट जरूर दिखाओगी, हालांकि वो काफी ज्यादा ताकतवर है, पर मगर वो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है। और वो चिल्लाते हुए कहते हैं आखिरकार उसे बनाया ही गया था ग्रेट हीरो को सरपास करने के लिए। ब्लेड ये सुन के हैरान हो चुका था कि सोफी आर्टिफिशियल ग्रेट हीरो है जिसको कि ब्लेड को सरपास करने के लिए बनाया गया था। दरअसल कुछ ग्रुप्स ने फॉरबिडन स्पेल और मैजिक का यूज करा ताकि वो एक नया ग्रेट हीरो बना सके आर्टिफिशियली। उन्होंने एक इंसान को चुना, उसके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट करे गए ताकि उसके अंदर ग्रेट हीरो की ताकत को डाला जा सके और उन्होंने उसी की तरह 12 और डुप्लीकेट बनाए। पर मगर उन 12 डुप्लीकेट्स में से सिर्फ सोफी थी जो कि इस टेस्ट को पास कर पाई। सोफी का असली नाम सोफिटिया फेम्टो था। फेम्टो मतलब 12 होता है, यानी कि 12वीं क्लोन। ब्लेड को लग रहा होता है कि दरअसल जो ये ऑर्गेनाइजेशन है किंग के द्वारा चलाई जा रही थी, तो वो उनके ऊपर ही भड़कने लग जाता है। किंग कहते कि मेरी पूरी बात सुनो, दरअसल मैं वो था जिसने कि उस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करा और मैंने सोफी को आजाद कर दिया था। पर मगर जैसे मैंने उसे आजाद करा उसने मेरे से कहा क्या ये कोई कमांड है? ये सुनने के बाद ब्लेड वहाँ से भाग जाता है। इन सब का दोष वो खुद को दे रहा था, उसी की वजह से सोफी की नॉर्मल लाइफ उससे छीन ली गई। वो कह रहा था कि मैं सोफी की नॉर्मल लाइफ उसे वापस लौटाऊंगा, पर मगर तभी वो कहता है अरे यार पर ये नॉर्मल लाइफ कैसी होती है? दरअसल हमारे ब्लेड ने भी आज तक नॉर्मल लाइफ को नहीं जिया होता। जब वो 3 साल का था तभी से उसने मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर दिया। तभी जो ब्लेड होता है वो अपने सवाल का जवाब ढूंढने डॉक्टर के पास जाता है और पूछता है कि मेरी उम्र के बच्चे क्या करते हैं। तभी डॉक्टर बताते शायद तुम यूथ की बात कर रहे हो। ये सुनने के बाद सीधा वो नियोनाल्ड के पास भागता है और पूछता है कि यूथ क्या होता है और वो क्या करते हैं। नियोनाल्ड बताता है कि लव शव और बाकी चीजें। ये सुनने के बाद वो लड़कियों के पास भागता है और पूछता है कि आखिरकार प्यार क्या होता है। लड़कियां बहुत ज्यादा शर्मा चुकी थी और वो कहती कि शायद अपने प्यार के साथ जाना, उसको डेट में ले जाना, यही लव होता है। अब इस डेट वाले शब्द को पकड़ के वो सीधा अर्नेस्ट के पास भागता है। उससे पूछता है कि अर्नेस्ट ये डेट क्या होता है? जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? अर्नेस्ट शर्मा चुकी थी। वो कहती है क्या
क्या तुम ये मेरे से क्यों पूछ रही हो? शायद अपने प्यार के साथ घूमने जाना, खाना खाना, शॉपिंग करना और उसके हाथ को पकड़ के किस करना, शायद इसको ही डेट कहते हैं। और वो शर्माने लग जाती, वो कहती कि काफी जल्दी हो रहा है, मैं इस पे तैयार नहीं हूँ। लेकिन ब्लेड वहाँ से भागते हुए कहता है कि ठीक है, मैं डेट पर जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद वो कहती क्या डेट पर मगर किसके साथ? और हमें ब्लेड को दिखाया जाता है जो कि गर्ल्स वॉशरूम के अंदर घुस चुका था। सोफी से कहता है तुम मेरे साथ डेट पर चल रही हो। सोफी हमेशा की तरह पूछती क्या ये कोई कमांड है? ब्लेड कहते कि नहीं ये कोई कमांड नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ डेट पर चलो। सोफी भी तैयार हो जाती, वो कहती कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलूंगी। दूसरी ओर हमें हमारे लड़के को दिखाया जाता है जिसने की एक नोटबुक में सब कुछ लिख लिया था किसे क्या क्या करना है। हम देखते हैं जो आर्नेस्ट होती है उन दोनों के ऊपर पूरी की पूरी नजरें गड़ाए हुए थी। खैर हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों की डेट शुरू होती है जहाँ पे एक दूसरे के हाथों में हाथ दिए ये बड़े प्यार से वॉक करते हुए आगे बढ़ रहे थे। देख के आर्नेस्ट गुस्सा हो जाते कि पब्लिक प्लेस में दोनों ऐसे कैसे चल सकते हैं, लेकिन दरअसल वो सच में काफी ज्यादा मजे कर रहे होते हैं, साथ में घूमना, आइसक्रीम खाना और पैदल वॉक करना। और एक बारी जब वो लोग तालाब के पास होते हैं, सोफी कहती कि मछलियों को खाना डालना चाहती हूँ, पर मैं उसी तालाब के अंदर आर्नेस्ट और उसकी दोस्त उनके ऊपर नजरें बनाए हुए थी। पर मगर जैसे हमें पता है कि सोफी और ब्लेड का IQ एक जैसा है, तो वो थोड़ा थोड़ा करने के बजाय एक ही बारी के अंदर सारा का सारा मछलियों का खाना पानी में डाल देते हैं, जिसके कारण आर्नेस्ट और उसके दोस्तों का पाइप ब्लॉक हो चुका था जिससे कि वो सांस ले रही थी। दूसरी ओर जब वो गेम जोन पे जाते हैं वहाँ पे वो नुकसान भी कर देते हैं जिसका कि हर्जाना आर्नेस्ट और उसके दोस्तों को भरना पड़ता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि ब्लेड सोफी को नारियल का पानी पिलाने के लिए लेके आया था, पर मगर जो ये जूस होता है कपल्स के लिए था, जिस वजह से अगर दोनों को जूस पीना है तो एक दूसरे के काफी करीब आना पड़ेगा। और जैसे ही ब्लेड का गाल सोफी के गाल से टच होता है वो तो उछल के नीचे गिर जाता है। सोफी पूछती कि तुम्हें क्या हुआ? ब्लेड कहता है कुछ नहीं। दरअसल हमें दिखाया जाती कि उसकी दिल की धड़कनें काफी तेज दौड़ रही होती हैं। आर्नेस्ट उन दोनों को ऐसा देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, वो कहती है कि ये क्या चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। पर मगर आर्नेस्ट की दोस्त आर्नेस्ट को खाने के लिए आइसक्रीम ऑफर करते हैं। जैसे ही आर्नेस्ट की एक बाइट लेती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और हमें पता चलता है कि आर्नेस्ट ने भी कभी अपनी लाइफ को ऐसे एंजॉय नहीं करा होता। पर मगर ऐसे आइसक्रीम खाते खाते उन तीनों ने ध्यान ही नहीं दिया था कि वो लोग कभी यहाँ से चले गए। अब जो हमारा लड़का होता है वो अपनी नोटबुक में चेक कर रहा था कि अब उनके पास क्या क्या रह चुका है करने को। पर मगर जब वो नोटिस करता है कि उनके पास तो टाइम ही नहीं बचा, सोफी कहती है अरे तो फिर क्या हो गया, हम शॉर्टकट ले लेते हैं ना। जिसके बाद वो दोनों अपनी पावर्स का यूज करके 2-3 छलांग के अंदर ही पूरे शहर को पार कर देते हैं। अब तक शाम हो चुकी होती है। ब्लेड सोफी को लेके एक ब्यूटीफुल फाउंटेन के पास बैठ रखा था जहाँ पे वो सोफी को बता रहा होता है जो ये फाउंटेन है इसे लेजेंडरी फाउंटेन कहा जाता है, पर मगर मुझे नहीं पता ऐसा किस लिए और क्यों कहा जाता है। सोफी कहती कि आज ब्लेड मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, पर मगर मुझे नहीं पता कि ये तुमने क्यों करा, क्या तुम मुझे बताओगी? ब्लेड कहते हैं कि इसमें सोचने वाली बात क्या है, हम दोनों दोस्त हैं तो इतना एक दूसरे के लिए करना तो बनता है ना। ये सुनने के बाद सोफी काफी हैरान हो जाती है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी। वो कहती है अगर ऐसी बात है तो हम दोनों के बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं होना चाहिए। और वो ब्लेड को अपने बारे में सब कुछ बता देती है जो कि हमें किंग ने बताया था। और वो ये भी बताती है दरअसल मैं ग्रेट हीरो की तरह फिजिक्स के लॉ को कंट्रोल कर सकती हूँ और मैं किसी भी चीज को मैनिपुलेट कर सकती हूँ, पर मगर एक फेल प्रोजेक्ट होने के कारण मेरे पास सारी की सारी पावर्स नहीं है। सोफी के पास ग्रेविटी मैनिपुलेशन है, यानी कि वो अपने वजन को या तो 1 ग्राम कर सकती है या फिर 10,000 किलो कर सकती है। ये सब सुनने के बाद सोफी को ब्लेड कुछ कहने वाला होता है, पर मगर तभी वो रुक जाता है क्योंकि सोफी ने टाइम को रोक दिया था। पर मगर इतनी सारी पावर्स का यूज करने के बाद सोफी बहुत ज्यादा थक चुकी होती है और वो बता रही होती है दरअसल मैं डिफेक्टिव पीस इसलिए हूँ क्योंकि मैं ग्रेट हीरो की पावर्स को 10 सेकंड से ऊपर यूज नहीं कर सकती। अब सोफी की सारी बातें सुनने के बाद ब्लेड डिसाइड करता है कि वो सोफी को सच बता देगा, जहाँ पे वो सोफी को कहता है सोफी दरअसल बात ऐसी है कि मैं ही ग्रेट हीरो हूँ। ये सुनने के बाद सोफी काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी, पर मगर ब्लेड उसे ये भी बताता है कि जो मेरी ग्रेट हीरो की पावर्स थी वो सारी जा चुकी है। ब्लेड उससे माफी मांगता है और कहता है कि तुम जो सजा दोगी वो मुझे मंजूर है, ये मेरी ही गलती है कि तुम्हारा जन्म इन श्रापित शक्तियों के साथ हुआ। ब्लेड कहता है कि जो मेरी पावर्स थी वो एक कर्ज थी, मैं कभी भी एक ग्रेट हीरो बनना नहीं चाहता था, पर मगर लोग चाहते थे कि मैं ग्रेट हीरो बनूं, मैं लोगों को बचाऊं, जिस वजह से मुझे ग्रेट हीरो बनना पड़ा। 3 साल की छोटी सी उम्र से ही मेरे हाथ में खंजर पकड़ा दिए गए और मुझे कहा गया कि लोगों को बचाओ। मैं अपनी जान को हाथ में रख के लोगों की जान बचाता चला गया। लोग मुझ पे काफी गुस्सा हो जाते थे जब मैं किसी को बचा नहीं पाता था और वो मुझे सुनाने लग जाती थी कि मैं ग्रेट हीरो हूँ, मैं उन्हें क्यों नहीं बचा पाया, मेरे पास तो इतनी ताकतें हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो लोग मेरे को एक हथियार की तरह समझते थे कि जो बस मारने और मरने
करने को तैयार रहता है और अपनी कहानी को बताते हुए ब्लेड काफी ज्यादा दुखी हो चुका था। सोफी भागते हुए जाती है और ब्लेड को हक कर लेती है और उसे बताने लग जाती कि जब किंग ने मुझे रेस्क्यू कर लिया था उसके बाद मैं अपने ही सफर पर निकल गई थी, खुद को जानने के लिए कि आखिरकार मैं कौन हूँ। अपने सफर के दौरान मुझे कई सारे लोग दिखाई दिए, मुझे कई सारी जगह को घूमने का मौका मिला और वो सब काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि ग्रेट हीरो ने उनके किंगडम, उनके परिवार और उनके बच्चों की जान बचाई थी। भले ही तुम ग्रेट हीरो होना नहीं चाहते थे या फिर ये तुम्हारी चॉइस नहीं थी, पर मैं अगर तुम पीछे मुड़कर देखो तो तुमने काफी सारे अच्छे काम करे हैं, सारे लोग तुमसे बहुत ज्यादा खुश हैं। ब्लेड तभी सोफी को जोर से पकड़ लेता है और वो कहता है कि ये मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। सोफी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा है, पर मगर ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे आर्टिफिशियल ग्रेट हीरो बनने का मौका मिला। ब्लेड ये सुन के काफी हैरान हो जाता है और वो दोनों खड़े होते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि जो उनका सीक्रेट है बस वो एक दूसरे तक रहेगा। अब यहाँ से हमें सीधा ब्लेड को दिखाया जाता है जो कि कैंटीन में खाना ठूस रहा था और कहता है कि करी मेरी फेवरेट है और जो कुछ खाना होता है उसके गाल पे लग रखा था, जहाँ पे सोफी बड़े ही प्यार से उसका मुंह साफ कर देती है। उन दोनों को इतना करीब आता देख आर्नेस्ट का तो दिमाग ही खराब होने लग चुका था और वो उन दोनों के ऊपर भड़क पाती उससे पहले उनके वहाँ पे 4 दोस्त आ जाते हैं और आज इन चारों ने एकेडमी यूनिफॉर्म की जगह अपने कपड़े पहन रखे होते हैं कैजुअल यूज की, यानी कि ये लोग भी एडवांस क्लास में प्रमोट हो चुके हैं क्योंकि एडवांस क्लास के बच्चे अपनी मर्जी से कुछ भी पहन सकते हैं। तभी वो दोनों लड़कियां ब्लेड से कहती कि हम कैसी लग रही हैं। ब्लेड कहता है कि कैसी मतलब कैसी, नॉर्मली तो लग रहे हो। ये सुनने के बाद उन लड़कियों का मुंह तर चुका था, पर मगर न्योनाल्ड उनकी तारीफ करते हुए कहता है अरे यार तुम काफी सुंदर लग रही हो, मैं तुम्हारी तरह तो कभी लड़कियां देखी ही नहीं। और न्योनाल्ड इतना बोलता चला जाता है कि वो लड़कियां अनकंफर्टेबल हो चुकी थी। तभी आर्नेस बताने लग जाती कि मैंने सुना है कि जो किंग है वो अकेडमी के अंदर एक बीस्ट को लेके आए हैं। ये सुनने के बाद तो लड़के डरने लग जाते हैं, पर मगर तुरंत ही पूरी अकेडमी हिलने लग चुकी थी। बच्चों को लग रहा होता है कि ये भूकंप है, पर मगर अकेडमी के बाहर अकेडमी के गार्ड्स खड़े होते हैं जो कि एक बड़ी सी चीज को रोकने की कोशिश कर रहे थे। ब्लेड वहाँ पे आके चेक करता है कि ये तो एक विशाल ड्रैगन होता है। ब्लेड कहता है क्या ये वही बीस्ट है जिसकी बात तुम कर रहे थे, लेकिन तभी ब्लेड कूदता है और एक ही पंच के अंदर उस ड्रैगन को ढेर कर देता है और उसके पास जाके पूछता है क्या तुम्हें भूख लगी है। और जैसे ही वो ड्रैगन अपना मुंह खोलता है ब्लेड उसे अपनी करी खिला देता है, पर मगर ड्रैगन के लिए वो करी इतनी तीखी होती कि वो तो बस अपने मुंह से आग छोड़ता रह जाता है। पर मगर अब जो बाकी स्टूडेंट होते हैं वो ब्लेड की तरफ बड़ी हैरानी से देख रहे होते हैं। ब्लेड को समझ नहीं आ रहा था, तभी वो कहने लग जाती कि तुमने ऐसा कैसे करा, तुमने इतने बड़े ड्रैगन को एक घूसे में हरा दिया। ब्लेड कहते कि अरे दोस्ती तो काफी ज्यादा आसान था, पर मगर ब्लेड की बात कोई नहीं मान रहा होता। दूसरी और ब्लेड के पीछे वो ड्रैगन ट्रांसफॉर्म होने लग चुका था और वो एक छोटी सी लड़की होती जो कि सीधा हमारे ब्लेड से चिपक चुकी थी और कहती है कि फादर। वो लड़की ऐसे चिपक चुकी होती कि ब्लेड उसे बड़ी मुश्किल से हटा पाया होता है। तभी ब्लेड कहता है कि दोस्तों वो ड्रैगन कहाँ पर गया, पर मेगा आर्निश बोलती कि ब्लेड जो ये लड़की तुम्हारे बगल में खड़ी है वो वही ड्रैगन है। ब्लेड कहते है कि आर्निश क्या तुम पागल हो चुकी हो, पर मेगा जब सोफी कहती कि ब्लेड आर्निश ठीक कह रही है वो वही ड्रैगन है। ये सुनने के बाद ब्लेड उसकी बात तुरंत मान लेता है और ये देख आर्निश को काफी ज्यादा बुरा लगने लग जाता है कि मेरी बात इसने मानी नहीं और उसकी तुरंत मान ली। तभी जो वो ड्रैगन होती है वो फिर से हमारे ब्लेड से चिपकने लग जाती है। दूसरे सीन में हमको दिखाया जाता है कि दरअसल वो दोनों नहा रहे होते हैं, जहाँ पे ब्लेड कहता है कि बेटा आज से तुम्हारा नाम चुचुलेन है। वो कहती है क्या चू, पर मैं के फादर इसका मतलब क्या है। यहाँ पे बाप और बेटी बात कर ही रहे होते हैं, पर मैं कहता ही वहाँ पे आर्नेस्ट आ जाती है। यार मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या इनके बाथरूम में लॉक नहीं है, कभी ये लड़कियों के बाथरूम में घुस जाते हैं तो कभी लड़कियां इसके बाथरूम में घुस जाती हैं। खैर जो भी हो हमें तो मजे लेने से मतलब है। यहाँ पे जो आर्नेस्ट होती है वो ब्लेड को देख के शर्माने लग जाती है और कहती कि तुम्हारी गलती कि तुमने लॉक नहीं करा। वैसे मुझे उस ड्रैगन के बारे में कुछ बातें पता चली हैं। दरअसल ये मैजिक बीस्ट है जो कि ताकत के पीछे भागते हैं और जो भी इन्हें हराता है ये उन्हीं का रूप ले लेते हैं। लेकिन एक ड्रैगन एक ह्यूमन का फॉर्म ले ले ये काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ब्लेड समझ चुका था कि अब उसके लगने वाले हैं, जहाँ पे ब्लेड बहाने बनाने लग जाता है कि अच्छा तुम्हारा मतलब ये है कि जो चू है उसे पिछले जन्म में किसी ह्यूमन ने हराया था। आर्नेस्ट कहती कि जो ये नाम है क्या तुमने इसे दिया है, पर मैं तभी चू बाहर निकलते हुए कहती कि हाँ जो मेरे फादर है उन्होंने मुझे नाम दिया है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। आर्नेस्ट चू को देख लेती है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लग चुका था कि वो बिना कपड़ों के किसी एक लड़की को नहला रहा है और वो भी एक साथ। अब वो काफी गुस्सा हो चुकी थी, जहाँ पे वो जोरदार लात हमारे ब्लेड के मुंह पे जड़ देती है और वहाँ से जाती हुई कहती कि तुम काफी बड़े ठरकी हो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो ब्लेड होता है वो चू को खाना खिला रहा था, पर मगर अगर कोई और उसे खाना खिलाता है
है तो वो भड़कने लग जाती है और वो कहने लग जाती कि मैं कमजोर के हाथ से खाना नहीं खाती। ब्लेड कहते कि चू शांत हो जा, ऐसी बातें नहीं करते। क्यों कहती है ठीक है मैं शांत हो जाऊंगी, पर मगर मेरी कुछ शर्तें हैं, जैसे कि तुम्हें सुबह उठते साथ मुझे किस करना होगा, अपनी गोद में बैठा के खाना खाना होगा, और तीसरा ये कि अपनी उम्र की लड़कियों की बॉडी को ब्लेड को ताड़ना बंद करना होगा। चू तो चुपचाप निकल जाती है आग लगाने के बाद, पर मगर ये ब्लेड के ऊपर महंगा पड़ जाता है। उन सभी ने चू की बातों को सीरियसली ले लिया होता है, जहाँ पे अब ट्रेनिंग के वक्त ब्लेड के साथ कोई भी ट्रेनिंग नहीं कर रहा होता। अगर कोई करने जाता तो आने से डरा धमका कर वहाँ से भगा देती। लेकिन तब थोड़ी देर बाद वहाँ पे चू आ जाती है, जहाँ पे ब्लेड पूछता है क्या तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करोगी। चू कहती है वैसे मुझे ट्रेनिंग की जरूरत तो नहीं, पर मैं फादर अगर आप कह रहे हो तो मैं जरूर करूंगी। लेकिन तभी वहाँ पे ब्लेड के दोस्त आ जाते हैं। जब वो उनसे बात करने में थोड़ा बिजी हुआ ही था, तब तक चू वहाँ से भाग चुकी होती है कहीं पर। अब शाम हो चुकी थी और हमें क्यू को दिखाया जाता है जो कि एकेडमी के बाहर घूम रही होती है। उसके सामने कुछ बच्चे ट्रेनिंग कर रहे थे और जब उनकी नजर क्यू पे पड़ती है तो वो उससे भी ट्रेनिंग के लिए पूछते हैं, पर मगर क्यू ये बोल के वहाँ से भाग जाती है कि आपका और मेरा कोई भी मैच नहीं है। पर मगर भागते भागते वो ब्लेड से ही टकरा जाती है। ब्लेड उससे पूछता कि क्यों क्या हुआ, पर मगर ब्लेड को वो कुछ भी नहीं बताती और बोलने लग जाती कि मुझे भूख लग रही है। ब्लेड भी कहते कि ठीक है चलो अब पेट पूजा करते हैं। खाना खाने के बाद जब रात को क्यू सो चुकी थी तो ब्लेड उसके पास ही होता है, पर मगर तभी वहाँ पर आर्नेस्ट आ जाती है जो कि ब्लेड से बात करने आई थी। अब वो दोनों छत में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो बताती कि पैदा होने के बाद ड्रैगन जिसको भी पहली बार देखते हैं तो वो उसे अपना पेरेंट्स मारने लग जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है जब क्यू का जन्म हुआ हो तो उसके पास कोई भी ना हो। आर्नेस्ट दरअसल ब्लेड को ये बताना चाह रही थी कि उसे कभी ना कभी क्यू को ये बताना पड़ेगा कि जो ब्लेड है उसका असली पेरेंट नहीं है। ब्लेड कहता है कि इस बात को मैं अच्छे से जानता हूँ, पर मगर मैं ऐसे क्यू को अकेला भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि मुझे अकेले रहने की तकलीफ अच्छे से पता है। आर्नेस्ट कहती तो फिर इसका मतलब तुम उसका ध्यान रखने के लिए सीरियस हो। क्यों सोफी तुम्हें भी अब तसल्ली हो चुकी है ना। हमें पता चलता है दरअसल सोफी भी यहाँ पे काफी टाइम से खड़ी थी क्योंकि उसे ब्लेड की चिंता हो रही थी। ब्लेड कहते कि चिंता मत करो सब कुछ ठीक है, और जब वो अपने कमरे में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे क्यों नहीं होती। दरअसल क्यों एकेडमी के टॉप पे बैठ रखी थी जहाँ से वो चांद को देख रही होती है, जहाँ पे वो ब्लेड को कहती कि पापा बड़ा चांद पापा है और छोटा चांद मैं, जो कि हमेशा साथ रहेंगी। पर मगर तभी हमारा लड़का उससे पूछता है कि आखिरकार क्यों तुम अपने कुछ दोस्त क्यों नहीं बनाती। क्यों कहने लग जाती कि दरअसल जो इंसान होते हैं वो काफी कमजोर होते हैं, वो मेरी दोस्ती के लायक नहीं, और जो ड्रैगन्स होते हैं वो हमेशा अकेले रहते हैं और अपनी जिंदगी अकेले बिता के ही मर जाते हैं। वैसे मुझे किसी की जरूरत नहीं है जब तक पापा आप मेरे साथ हो। अगले दिन हमें दिखाया जाता है ब्लेड किंग के पास जाता है हेल्प मांगने को, पर मैं किंग कहते कि तुमने मुझे क्या समझा है, तुम्हें क्या मैं कोई बेबी सिटर दिखाई देता हूँ। पर मैं ब्लेड उन्हें समझा रहा होता है कि दरअसल एकेडमी में हम सिर्फ दो ही है जो कि क्यू का ध्यान रख सकते हैं, और वो पूछ रहा होता है क्या आप मुझे बताओगे कि क्यू कहाँ पर है। पर मैं तभी किंग उसको एक कहानी सुनाने लग जाते हैं। जब मैं क्यू को सहला रहा था तो उसको मेरी दाढ़ी चुभने लग गई थी, जिस वजह से वो गुस्सा करके वहाँ से भाग गई। ब्लेड हैरान हो जाता है, वो कहते है क्या मुझे अब और काम करना पड़ेगा। अब क्यू को ढूंढते ढूंढते ब्लेड को शाम हो चुकी थी और थक हार के जब उसे क्यू दिखाई नहीं देती तो वो अपने कमरे में आ चुका था। पर मगर क्यू वहीं पे बैठी होती है जहाँ पे वो अपनी डॉल्स से खेल रही थी और उसने उस डॉल्स को ब्लेड के दोस्तों का नाम दिया था। ब्लेड को ये देख के काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि उसे चोट नहीं लगी, पर मगर वो ये नोटिस करता है कि क्यू को 108 लोगों के नाम पता होते हैं। तब ब्लेड रियलाइज करता है कि वाकई में क्यू को ऐसे लोग चाहिए जिनको क्यू अपना दोस्त कह सके। तब अगले दिन एडवांस क्लास के अंदर जो ब्लेड होता है वो अपने घुटनों में बैठ के अपने दोस्तों से भीख मांग रहा था कि वो क्यू से फाइट करे, अगर क्यू को उन्होंने हरा दिया तो वो उनसे दोस्ती कर लेगी। पर मगर जो सारे ह्यूमन होते हैं वो काफी ज्यादा डर रहे थे क्यू से फाइट करने में। पर मगर ब्लेड के साथ साथ आर्नेस्ट भी अपने घुटनों में आके उनसे रिक्वेस्ट करने लग जाती है और पीछे सारे ब्लेड के दोस्त भी। तब जितने भी वहाँ पे बच्चे होते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि एक बार तो वो कोशिश कर ही सकते हैं। दूसरी ओर हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि बैटलफील्ड में मस्त बैठ के अब उनकी फाइट को एंजॉय करने वाले थे, जहाँ पे अब किंग बता रहे होते हैं कि तुम्हें पता है कि इंसान कमजोर होता है पर मगर साथ मिलके ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब क्यों भी अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाती है। उसकी आग की लपटें देखने के बाद सब लोग डर के मारे भागने लग चुके थे। तभी वहाँ पे आर्नेस्ट सामने आती है और वो क्यू के ऊपर हमला करते हुए कहती कि भाग कहाँ रहे हो, क्या तुम इतने डरपोक और कायर हो जो कि अपनी ट्रेनिंग भूल चुके हो। अचानक से सबके अंदर हिम्मत आ जाती है और तुरंत ही वो बैटल फॉर्मेशन ले लेते हैं और वो क्यू के ऊपर हमले करने लग जाते हैं, वो भी उसके ब्लाइंड स्पॉट पर दूरी से।
से ताकि क्यू को वो थोड़ा कमजोर कर सके। पर मगर एक यहाँ पे भी कमजोरी होती कि इंसान के कमजोर हमले एक मिथिकल बीस्ट के सामने कितनी देर टिक पाएंगे। और जो क्यू होती है अपना असली रूप दिखाने लग चुकी थी, जहाँ पे वो सब के ऊपर अब लगातार हमले कर रही होती है। काफी सारे स्टूडेंट घायल हो जाते हैं और बाकी हीलर्स अब उन्हें हील कर रहे थे। किंग को लग रहा होता है कि अब ये बैटल खत्म होने वाला है, पर मगर तभी सोफी तुरंत ही क्यू के मुंह पे एक जोरदार पंच मार देती है। आर्नेस भी एस्मोडियस का यूज करके क्यू को काफी अच्छा खासा डैमेज दे देती है, जहाँ पे क्यू और किंग ने एक्सपेक्ट नहीं करा होता। तभी क्यू का पैर एक ट्रैप में पड़ जाता है और वो सीधा नीचे गिर जाती है। किंग सीधा हमारे ब्लेड से कहते हैं कि मुझे लगा कि तुम ईमानदारी से फाइट करोगी, पर मगर ब्लेड कहते हैं कि आपने ठीक कहा, मैंने कुछ भी नहीं करा। जो ये गड्ढा है बैटल के बीच में लियोनार्ड ने खुद बनाया है। दरअसल क्यू के साथ फाइट करने के लिए सभी लोग पूरे प्रिपरेशन करके आए हैं। किंग कहते हैं कि पर मगर उसे हराने के लिए तुम्हें भी पता है कि इतना काफी नहीं होने वाला। ब्लेड कहते हैं कि आपने ठीक कहा, इस बात को मैं भी अच्छे से जानता हूँ कि जो लड़ाई है वो अब शुरू हुई है। मौके का फायदा उठाकर सब लोग हमारे क्यू के ऊपर हमला करने जा रही थी और यहाँ पे एस्मोडियस का बार बार यूज करने के बाद अब वो भी कांपने लग चुका था। पर मगर जो आर्नेस्ट होती इसे नजरअंदाज करते हुए बार बार उसका यूज करे जा रही थी, लेकिन वो कू के ऊपर काफी जोरदार हमला करती है। लेकिन अब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। कू अपने पंख फैलाकर हवा में उड़ने लग जाती है। इसका भी फायदा नहीं होता, जहाँ पे ऊपर से वापस से आर्नेस्ट आ चुकी होती है, जहाँ पे अब उसके एस्मोडियस कहती है मुझे माफ करो, मेरा यूज मत करो इतना ज्यादा, मैं थक चुका हूँ। पर मगर उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए वो फिर से एस्मोडियस का यूज करती है और कू के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देती है। सोफी भागते हुए आती है और अपनी ग्रेविटी मैनिपुलेशन का यूज कर कू के पेट में जोरदार लात मारती है, उसे जमीन में चिपका दिया था फिर से। बस सबको पता होता है कि यही मौका है जब कू को हराया जा सकता है, पर मगर सब लोग थक चुके होते हैं। आर्नेस्ट भी बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पे खड़ी थी, लेकिन फिर भी आर्नेस्ट कहते कि एस्मोडियस प्लीज एक लास्ट बार मुझे अपनी ताकत का यूज करने दो। एस्मोडियस थर थर कांप रहा होता है। वो कहता है कि मेरे अंदर अब एनर्जी का एक कतरा भी नहीं बचा। आर्नेस्ट फिर भी नहीं मानती, वो एस्मोडियस की ताकत को पुकारती है और इस बार एस्मोडियस के अंदर से ऐसी ताकत निकलती जो पहले कभी ना निकली थी, क्योंकि आर्नेस्ट के साथ पूरी की पूरी एडवांस क्लास के बच्चे जो होते हैं उसके पीछे। जहाँ पे हमारा ब्लेड क्लू से कह रहा होता है कि क्लू तुमने कहा था कि इंसान कमजोर होते हैं, लेकिन अब अपनी आंखों से देख लो कि इंसान क्या क्या कर सकता है। इतना बड़ा अटैक देखने के बाद कू भी बहुत ज्यादा डर चुकी होती है और अटैक खाने के बाद वो वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ चुकी थी। दूसरी और जो एडवांस क्लास के बच्चे होते हैं अब वो लड़ने की हालत में नहीं होते, पर मगर यहाँ पे कू रो रही थी। उसे लग रहा था जो ब्लेड है अब वो कू को छोड़ देगा, क्योंकि ड्रैगन्स के बीच में कमजोरों को रहने की जगह नहीं दी जाती। ब्लेड उसके सर पे हाथ रखकर कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और तुम्हें किसने कहा कि तुम कमजोर हो? दरअसल जो इंसान है वो साथ में मिलके बस थोड़े ज्यादा ताकतवर होते हैं। और कू कहती कि हाँ, मैं भी इस बात को मानती हूँ। ब्लेड कह रहा होता है कि कू अब तुम इनसे दोस्ती करोगी ना? कू फिर भी अपनी अकड़ में कहती कि फादर अगर आप चाहते हो कि मैं इनसे दोस्ती करूँ तो मैं इनसे जरूर दोस्ती कर लूंगी। ब्लेड उसके सर पे एक चॉप मारकर कहते कि नहीं, सही से बोलो। जहाँ पे अब हमारी कू थोड़ी सी हिम्मत करती और कहती कि दोस्तों क्या तुम मेरे से दोस्ती करोगी? और सारे के सारे बच्चे इसके लिए मान चुके होते हैं। दूसरी और जो किंग होते हैं वो भी काफी खुश होते हैं सारे बच्चों को देखने के बाद कि ये भी काफी ज्यादा ताकतवर होते चले जा रहे हैं। इसके लिए वो ट्रेनिंग को अगले लेवल पे ले जाने के लिए बच्चों के लिए कुछ बनवा रहे होते हैं। अब जो क्लेयर होती है वो कू को खाना खिला रही थी, पर मगर कू मना कर रही होती, लेकिन क्लेयर के जबरदस्ती करने के बाद कू ने उसके हाथ से खाना खा लिया था। क्लेयर तो काफी खुश हो चुकी थी और अब वो उससे काफी ज्यादा चिपक रही होती है, पर मगर दूसरी और आर्नेस्ट भी खाना खा रही थी। पर मगर हमारा लड़का जब उसे देखता है तो वो कहता है कि आर्नेस्ट तुम आज कुछ अलग लग रही हो। पर मगर सारे स्टूडेंट हमारे ब्लेड को रोक रहे होते कि नहीं नहीं, आगे कुछ मत बोलियो, रुक जा। पर मगर ब्लेड जैसे तुम्हें पता है कि उसका जो IQ है वो एक टच फेस से भी नीचे का है, तो वो कह देता है कि आर्नेस्ट तुम मोटी लग रही हो। ये सुनने के बाद सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं और आर्नेस्ट रोने लग चुकी थी और वो परेशान होके वहाँ से भाग जाती और कहती कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अब जो ये सामने दिक्कत खड़ी हो चुकी थी, सारे बच्चे ब्लेड को कोस रहे होते हैं इसके लिए। लगभग 3 दिन गुजर चुके होते हैं जो आर्नेस्ट होती अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। ब्लेड भी काफी ज्यादा परेशान होता है। उसके बाकी दोस्त कह रहे होते हैं शायद आर्नेस्ट से तुम्हारे साथ दोस्ती तोड़ दी है ब्लेड। ब्लेड बहुत पैनिक करने लग जाता है। वो आर्नेस्ट से माफी मांगना चाह रहा था ताकि जो उनकी दोस्ती है वो बनी रहे, पर उसके दोस्त कह रहे होते क्या तुम्हें ये पता है कि आर्नेस्ट तुमसे गुस्सा क्यों है? ब्लेड बेचारा भोला और मासूम होता है, उसे तो यही नहीं पता था कि उसकी गलती क्या है। जैसा कि मैंने तुम्हें कहा है इसका IQ लेवल सच में बहुत नीचे है और तुरंत ही ब्लेड नीचे बैठ के रोने लग जाती
जाता है। उसके सारे दोस्त बोल रहे होते हैं कि मत रो, हम तुम्हारी मदद करेंगे उसको वापस से तुम्हारे दोस्त बनाने में। इसके बाद वो आर्नेश के कमरे में जाते हैं और काफी देर उसे बनाने के बाद तब भी वो दरवाजा नहीं खोल रही होती तो हीना अपने कहीं पे हाथ डालकर एक चीज को बाहर निकालती है और अपने तरीके से दरवाजे को खोल देती है। अब हमें कमरे के अंदर के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे पूरा अंधेरा था। आर्नेस्ट एक टेबल के नीचे होती है। सबको लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा रो रही होगी, लेकिन तुरंत ही को के मुंह से राल निकलने लग जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो आर्नेस्ट के ऊपर टूट पड़ी थी। इधर जो आर्नेस्ट होती है वो तो सुअरों की तरह काफी सारी स्वीट्स खा रही होती है। दरअसल हमें पता चलता है जब कू से आर्नेस्ट ने फाइट करी थी तब से उसे काफी ज्यादा भूख लगने लग चुकी है और उसको ये टेस्टी स्वीट्स खाने की आदत सी पड़ गई। तभी ब्लेड पूछता है आर्नेस्ट क्या अभी हम दोनों दोस्त हैं या फिर नहीं। आर्नेस्ट कहने लग जाती कि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे ऐसे देखो और ब्लेड वो कहती हुई जाने लग जाता कि ठीक है जब देखना होगा तो बुला लेना। वो गेट से बाहर जा पाता उससे पहले उसके दोस्त से वहीं पे पकड़ लेती और कहती कि तू कहाँ जा रहा है, तुम्हें आर्नेस्ट से प्यारी प्यारी बातें करनी चाहिए, तुम्हें उसका मन हल्का करना चाहिए। और भाई ये सच में ढक्कन है। ये उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें खाने में मजा आ रहा है ना, अगर तुम्हें और चाहिए होगा मुझे बता देना, मैं लेके आ जाऊंगा। आर्नेस्ट बेचारी और ज्यादा रोने लग जाती है पर मगर न्योनाल्ड वहाँ पे आते हुए कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम जैसी भी दिखाई देती हो पर मगर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और बस होना क्या था, वो यहाँ पे ये बोल देता है कि तुम शायद कितनी भी मोटी हो जाओ तब भी मैं तुम्हें पसंद करूंगा। और बस यही था इसका पिटने का मोमेंट और आर्नेस्ट ने उसके मुंह पे मुक्का जड़ दिया होता है। लेकिन तभी वहाँ पे ब्लेड आता है और वो आर्नेस्ट के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि अगर तुम इससे खुद डील नहीं कर पा रही हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमारे सारे दोस्त हमारे साथ हैं। और ये बात सुन के आर्नेस्ट के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वो पूरा डोनट निकलते हुए कहती कि ठीक है। और अगले दिन से हमें दिखाया जाता है कि उसकी कमर तोड़ मेहनत शुरू हो चुकी थी। आर्नेस्ट हर एक एक्सरसाइज को कर रही होती है पर मगर वो उसे ढंग से नहीं कर पा रही होती और ये सब लोग आर्नेस्ट को खाना भी कम दे रहे होते हैं पर मगर तब भी आर्नेस्ट का वजन कम नहीं हो रहा था। जैसे ही वो मशीन के ऊपर पैर रखती है मशीन ही टूट जाती है और जब इन लड़कियों की आवाज आती चिल्लाने की ब्लेड झांक के देख रहा था, लेकिन तभी आर्नेस्ट ब्लेड के मुंह पे एक बकेट फेंक के मार देती है। आर्नेस्ट को एक चीज तो समझ आ जाती कि नॉर्मल चीजें करने से इसका वजन कम नहीं होने वाला, तो वो दूसरे बैटल अरीना में जाते हैं जहाँ पे एक ताकतवर बैरियर लग रखा होता है। आर्नेस्ट कहती कि दरअसल मैं कुछ खतरनाक करने जा रही हूँ, बस मैं इतना चाहती हूँ कि अगर कुछ बुरा हो जाए तो तुम संभाल लेना। ब्लेड भी हाँ करता है। हमें दिखाया जाता है दरअसल आर्नेस्ट अपनी स्वॉर्ड की ताकत का यूज कर रही होती है अपनी बॉडी फैट को बर्न करने के लिए और जो ये टेक्निक होती है सच में काम कर रही थी। आर्नेस्ट की बॉडी का फैट बर्न होने लग जाता है और इतनी बड़ी आग की लपटें देखकर उनके बाकी के दोस्त भी यहाँ पे आ चुके थे। आर्नेस्ट के सारे दोस्त शॉक हो जाती कि आखिर वो कर क्या रही है। ब्लेड कहते कि चिंता मत करो, हमें आर्नेस्ट के ऊपर भरोसा रखना होगा। देखते ही देखते जो आर्नेस्ट होती है उसने एक नया फॉर्म अनलॉक कर लिया था। एस्मोडियस की तारीफ करते हुए कहता है कि फर्स्ट एंसेस्टर के बाद आर्नेस्ट ही वही है जिसने कि एस्मोडियस की इस फॉर्म को अनलॉक करा है। इस ट्रांसफॉर्मेशन में आर्नेस्ट हर एक अटैक से इम्यून है। एस्मोडियस ने आर्नेस्ट की बॉडी को पूरा आग की लपटों से घेर लिया होता है जहाँ पे एस्मोडियस कह रहा होता है कि मुझे बताओ कि हमें अपनी आग की लपटों में किसे जलाना है। आर्नेस्ट कहती किसे क्या किसे, मुझे अपने बॉडी फैट को कम करना है। एस्मोडियस कहते क्या बॉडी फैट को? आर्नेस्ट कहती कि हाँ। एस्मोडियस कहते कि ठीक है काम तो जरूर करेगा क्योंकि इस फॉर्म को मेंटेन करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसमें काफी ज्यादा कैलोरी खर्च हो जाती है। जहाँ पे आर्नेस्ट तो बहुत खुश हो चुकी थी कि ऐसे करते करते उसकी बॉडी तो काफी ज्यादा हॉट बन जाएगी। पर मैं काफी देर तक इस फॉर्म का यूज करने के बाद अब आर्नेस्ट को भी चक्कर आने लग चुकी थी। ताकत ना बचने की वजह से अब उसे बहुत ज्यादा भूख लगने लग जाती है और धीरे धीरे करते हुए वो अपनी बॉडी से कंट्रोल लूज कर देती है। जहाँ पे अपनी भूख मिटाने के लिए उसके टारगेट उसके दोस्त बन चुके थे और वो उनके ऊपर हमला कर देती है। तुरंत ही ब्लेड अपने ड्रैगन वैनिश नाम के अटैक का यूज करता है आग की लपटों को बुझाने के लिए और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो हमारे ब्लेड की बाहों में होती है और ब्लेड कहते हैं कि तुमने काफी अच्छा काम करा। लेकिन उस अटैक को यूज करने के बाद ब्लेड को डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है। डॉक्टर कहती है तुम काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हो, लगभग तुम्हारी बॉडी 30% काफी अच्छा कर रही है। ब्लेड को लगता है कि इसका मतलब ये है कि वो अपने 30% पावर का यूज कर सकता है, लेकिन डॉक्टर ये कहना चाह रही थी कि अगर वो अपनी बॉडी की 30% ताकत का भी यूज करता है तो वो वहीं पे मारा जाएगा। अब जब ब्लेड वहाँ से जाता है तो क्लेयर उसे आवाज मारती है और अपनी दोस्त मारिया से उसे इंट्रोड्यूस करवाती है। हमारा जो ब्लेड होता है वो उसे पहचान लेता है और कहता है कि अरे ये तो
तो वही लड़की है जो कि कू के साथ हुई बैटल में सबसे ज्यादा गलतियां कर रही थी। ये सुनने के बाद मारिया काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। फ्लेयर ब्लेड को शांत करवाते हुए कहती है मारिया को तुम्हारी मदद की जरूरत है। मारिया कहती कि हाँ ये सच बात है और वो चाहती है कि ब्लेड उसकी मदद करे या तो उसे खत्म कर दे। पर मगर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि फ्रेंड्स के बीच में मारिया खुल के बताती कि क्या प्रॉब्लम है। वो कहती है कि मेरे अंदर शायद कोई रहता है और वो अपने कान दिखाती है जहाँ पे हमें पता चलता है कि मारिया हाफ ह्यूमन और हाफ डीमन है। जब भी मारिया का कोई हार्ड टाइम चल रहा होता है तो उसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और ऐसा कहते हुए जो उसके हाथ में कप होता है वो भी टूट जाता है। यहाँ पे मारिया अब सबसे माफी मांगने लग चुकी थी। मारिया बताती कि अब तक जो मेरे अंदर का डीमन था मैं उसे आराम से कंट्रोल कर पा रही थी, पर मगर कू के साथ करी गई फाइट से जब मैंने बैटल स्पिरिट को आर्नेस्ट के साथ शेयर करा तो जो वो पावर थी मेरी बॉडी के अंदर हावी होना चाह रही थी, मानो कि जैसे वो बाहर आना चाह रही हो। अब मारिया सब कुछ बताती कि उसके माता पिता नहीं है, अगर उसे अकेडमी से बाहर निकाल दिया गया तो उसके पास रहने के लिए और जाने के लिए कहीं भी जगह नहीं है। तो वो चाहती है कि प्लीज सब उसकी मदद करें। सब लोग खड़े हो जाते और कहते कि हाँ हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। और ये सुनने के बाद मारिया के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी और हमें उसी शाम को दिखाया जाता है जहाँ पे बिना परमिशन की अरीना की सिक्योरिटी को हद से ज्यादा ही बढ़ा देते हैं। दरअसल इनका प्लान ये होता है कि मारिया आज तक उस ताकत को अपने अंदर दबाती चली आई है, लेकिन ब्लेड कहते हैं कि मैं चाहता हूँ जो तुम्हारी ताकत है उसे पूरी तरीके से बाहर आने दो। पर मैं ये सुनने के बाद मारिया घबराने लग जाती है और वो कहती कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। आर्नेस्ट कहती कि प्लीज मारिया ब्लेड के ऊपर भरोसा करो क्योंकि देखो उसने मेरी जान को भी बचाया है। मारिया उनकी बातों को मानती है और अपने दोनों हाथों के ब्रेसलेट को नीचे गिरा देती है। दरअसल जो जो इसने आइटम्स पहन रखी थी वो हर एक आइटम मारिया की ताकत को आधा कर देता था और ऐसे उसने अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों में पहने होते हैं। और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये पेंडेंट होता है जो कि उसने अपने गले में पहन रखा था और दरअसल ये मारिया की ताकत को 8 गुना कम कर देता है और इसके टूटते ही जो मेरी अंदर की एंटिटी है वो बाहर आ जाएगी। दरअसल ये सारे आइटम जब एक साथ मिलते हैं तो ये मेरी 160 गुना ताकत को कम कर देते हैं। ये सुनने के बाद आर्नेस्ट कुछ चीज को रियलाइज करती है और कहती कि मारिया उस पेंडेंट को मत छुओ। पर मगर मारिया के पेंडेंट छूते साथ ही वो टूट चुका होता है क्योंकि मारिया की अब ताकत काफी बढ़ चुकी होती जिस वजह से वो पेंडेंट टूटा और अब वो डीमन बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। मारिया उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। ब्लेड कहते कि मारिया उसे बाहर आने दो, अपने दोस्त और मेरे ऊपर भरोसा रखो। मारिया ब्लेड के ऊपर यकीन करती है और उस डीमन को बाहर आने देती है। जब ब्लेड अपने आंखों से उस डीमन को देखता है उसकी आंखें फट चुकी होती है। दरअसल ये कोई और नहीं डीमन किंग का रूप होता है और वो डीमन किंग का रूप हंसते हुए कहता है मुझसे डरो और मेरी पूजा करो, मेरे कदमों में झुक जाओ, तुम लोग लायक नहीं हो मेरे सामने खड़े होने की। ये देखने के बाद तुरंत ही आर्नेस्ट अपनी फायर फॉर्म में आ जाती है। पर मगर उसे देखने के बाद डीमन किंग अपने हवा के झोंके से ही आर्नेस्ट को उड़ा दिया होता है। ये देखने के बाद लियोनार्ड को काफी गुस्सा आ चुका था और वो डीमन किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर मगर डीमन किंग ने अपनी एक चुटकी के प्रेशर से ही लियोनार्ड को बहुत दूर उड़ा दिया था। अब सोफी और कू मिलकर अपने अल्टीमेट अटैक का यूज करते हैं जहाँ पर सोफी अपनी ग्रेविटी का यूज कर डीमन किंग को नीचे लेके आ चुकी थी जिससे कि वो भी हिल नहीं पा रही होती। पर मगर जैसे 3 सेकंड पूरे होते हैं सोफी अपनी पावर्स का यूज करना बंद कर देती है और वो बेहोश हो चुकी थी। और यहाँ पे अब तक कू को मौका मिल चुका था अपनी पावर्स को मैक्स तक लेके जाने का, जहाँ पे वो अपना ताकतवर फ्लेम थ्रोवर डीमन किंग के ऊपर छोड़ती है। लेकिन डीमन किंग ने अपनी 2 उंगलियों के बीच में कू के अटैक को भर लिया होता है और वापस से उस अटैक को कू के ऊपर ही दे मारती है और अपने ही अटैक से कू बेहोश हो जाती है। अब मैदान में सिर्फ हमारा ब्लेड और डीमन किंग होते हैं। डीमन किंग तो कह रही थी कि यहाँ से बाहर निकलते ही मैं रॉयल कैसल को तबाह कर दूंगी, पर मगर तभी ब्लेड उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देता है। तभी डीमन किंग कह रही होती है क्या तुम ऐसा मजाक कर रहे हो, क्योंकि जो हमारा ब्लेड होता है उसने अपनी स्वॉर्ड को उसकी म्यान से बाहर ही नहीं निकाला होता। तुरंत ही वो ब्लेड को उड़ा देती है जहाँ पे ब्लेड बैरियर में जाके लगा था। डीमन किंग कह रही होती है कि मुझे हल्के में मत लो, क्या पता थोड़ी देर बाद तुम यहीं पे मरे पड़े मिलो, वरना ब्लेड भी सीरियस हो चुका था और वो अपनी स्वॉर्ड को म्यान से बाहर निकाल के डीमन किंग के ऊपर अटैक करने लग जाता है। पर मगर डीमन किंग के ऊपर उसके एक भी अटैक का असर नहीं हो रहा होता, बल्कि ब्लेड की स्वॉर्ड में ही क्रैक आ जाता है। पर मगर तभी डीमन किंग एक मामूली सा अटैक ब्लेड के ऊपर करती है, पर मगर मामूली होने के बावजूद भी वो जानलेवा था और इस अटैक से ब्लेड की स्वॉर्ड टूट चुकी होती है। पर मगर जो डीमन किंग होती है वो इम्प्रेस थी कि ब्लेड अभी भी जिंदा है। यहाँ पे हमें आर्नेस्ट को दिखाया जाता है जो कि बिना कपड़ों के हमारे ब्लेड के पास आ रही होती है और उसे बहुत चोट लग रखी थी और वो अपनी एस्मोडियस को ब्लेड को देती है और कहती कि इसका यूज करो। पर मगर एस्मोडियस कह रहा होता है ये मेरे सम्मान के खिलाफ है, पर मगर अगर मेरी मास्टर चाहती है तो मैं इसे जरूर करूंगा।
लेकिन डीमन किंग ब्लेड के कमजोर होने का मजाक उड़ा रही होती है कि अब तक वो कुछ नहीं कर सका, पर मगर ये तलवार उसके हाथ में आ जाएगी तो तब भी वो क्या ही कर लेगा। ब्लेड कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, इस अटैक के अंदर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वो एस्मोडियस के अंदर अपनी काफी सारी एनर्जी को डालने लग चुका था। एस्मोडियस कांपते हुए कहता है कि रुको रुको, मैं इतना नहीं झेल पाऊंगा। ब्लेड उसकी बात नहीं सुनता और अपनी ताकत को बढ़ाता चला जा रहा था। और जब वो अटैक करता है, डीमन किंग उसे बड़े हल्के में ले रही थी, पर मगर थोड़ी देर बाद ही उसके पैर और हाथ जवाब दे जाते हैं। उससे वो एनर्जी बर्दाश्त नहीं हो रही होती और अरीना में एक जोरदार धमाका हो जाता है, जहाँ पर बैरियर टूट चुका था। डीमन किंग को ब्लेड ने हरा दिया होता है, पर मगर इसका उसे खामियाजा भुगतना पड़ जाता है, जहाँ पे कुछ टाइम बाद वो हॉस्पिटल में जागता है। लेकिन जब उसे होश आता है तो हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे हक कर लेती है और कहती है, आखिरकार तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम्हें पता है मेरी तो जान ही निकल चुकी थी। फिलहाल जो ब्लेड होता है उसके तो मजे आ रहे थे। भाई देखो ना शक्ल, तुम उसकी कितना खुश हो रहा है। डॉक्टर बता रही होती कि तुम उस अटैक के बाद मारे ही जाने वाले थे अगर तुम सही समय पे यहाँ पे नहीं आ पाते तो। आखिरकार तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो, तुम्हें पता है मेरी जान निकल चुकी थी। पर मगर जो ब्लेड होता है वो डॉक्टर को शांत करता है, कहते कि रो मत, पर मगर आप मुझे ये बताओ बाकी सब लोग कैसे हैं और मारिया कहाँ पर है। हमें दिखाया जाता है जो मारिया है वो अपने डीमन किंग रूप में एकेडमी में सबके बीच में कहर ढा रही होती है। तभी ब्लेड भी उसके सामने आता है और वो उसको ग्रेट हीरो बोलने ही वाली थी, उससे पहले ब्लेड उसके मुंह को पकड़ लेता है। उसने दरअसल ब्लेड के बारे में सही गैस करा होता है। ब्लेड कहते कि प्लीज मारिया चुप हो जाओ। तभी वो दूसरी पर्सनैलिटी कहती है कि मेरा नाम मारिया नहीं है, मारिया तो मेरी दूसरी पर्सनैलिटी का नाम है। मगर जो अकेडमी में सारे बच्चे होते हैं उसे द माओ करके बुला रहे होते हैं। द माओ के बारे में जानने के लिए सारे के सारे स्टूडेंट किंग के पास जाते हैं, जहाँ पे किंग बताते हैं दरअसल मारिया की माँ एक इंसान थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है और मारिया के पिता के बारे में कुछ नहीं पता, पर मगर लोग उन्हें डीमन किंग कह के पुकारते थे। साफ शब्दों में कहा जाए तो वो डीमन किंग की बेटी है, पर मगर दमाओ को ऐसे खुला छोड़ना क्या सेफ रहेगा। लेकिन सबको किंग कहते हैं कि दमाओ की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। दूसरी ओर हमें दमाओ को दिखाया जाता है, वो कहने लग जाती है अगर मैं अपने डीमन पावर्स को बंद कर दूं तो मैं तुम्हारी तरह ही एक आम इंसान हूँ। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं क्लासेस को अटेंड करूँ और इंसानों की तरह ऐसे वियर्ड और छोटे कपड़े पहनूं तो मैं रेडी हूँ। पर मगर कुछ लड़कियों को ये बात अच्छी नहीं लगती कि वो ऐसे सुंदर और हॉट कपड़ों को ऐसा बेकार बता रही है। आर्नेस्ट कह रही होती कि तुमने जो लड़कियों को अपने कब्जे में कर रखा है इन्हें जाने दो, पर मेगा माँ बोल रही होती कि मैंने इन्हें कब्जे में नहीं कर रखा है, ये तो बस मेरे साथ रहना चाहते हैं। लेकिन तभी कू कहने लग जाती कि ड्रैगन सबसे ऑलमाइटी होते हैं। माँ कहती कि हाँ वो तो दिख ही रहा है कि मेरा एक अटैक खा के तुम बेहोश हो गई थी, अगर तुम चाहो तो हम रीमैच कर सकते हैं। पर मगर जो कू होती है वो हमारे ब्लेड के पीछे छुप जाती है सुनने के बाद। लेकिन तभी वहाँ पे क्लास की बेल बज चुकी थी। माँ ये बोलते वहाँ से जा रही होती कि अगर कभी मुझे मौका मिले तो मैं तुम्हारे साथ फिर से रीमैच करूंगी ब्लेड। लेकिन फ्लेयर तभी यहाँ पे एक बात बोलती कि अगर माओ और मारिया दोनों अलग अलग पर्सनालिटी है तो मारिया भी कहाँ पर है। उसे मारिया के लिए डर लग रहा होता है। पर मेगा में रात को ब्लेड को दिखाया जाता है जो कि कू को सुला रहा था। पर मेगा तभी विंडो पे माओ आ जाती है और कहती है कि आज मैंने क्लास के बच्चों से डेट के बारे में सुना है, तो वो यहाँ पर ब्लेड को डेट के लिए इनवाइट करने आई है। पर मगर वो ब्लेड की बात तो सुनती ही कहाँ है। ब्लेड बड़बड़ कर रहा था और वो उसे उठा के लेके चली जाती है और चांद के पास आते हुए कहती कि चांद आज कितना सुंदर लग रहा है ना। और मैं आप लोग को बता दूं दरअसल इसका मतलब जापानीज में आई लव यू होता है, जहाँ पे हमारा ब्लेड कह रहा था कि तुम मुझे ये नहीं बोल सकती। अचानक से माओ कहती कि मारिया ने अपनी पूरी जिंदगी जमीन को देखते हुए गुजारी है। उसकी ये बात सुनने के बाद ब्लेड थोड़ा सरप्राइज हो चुका था। वो कहता है कि आखिर तुम कितने साल की हो। माओ बताती कि मैं काफी छोटी हूँ, दरअसल मैं 5 साल की हूँ, पर मैं क्या मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करा जाना पसंद नहीं आता। ब्लेड क्या मैं तुम्हें सुंदर सी यंग लेडी नहीं लगती। और हमें पता चलता है कि माओ को यहाँ पे ब्लेड पसंद आ चुका है, वो उसे प्यार करना शुरू कर चुकी थी और ये फर्स्ट रीजन है जिस वजह से वो अकेडमी में रुकी हुई है, जहाँ पे माओ बताती कि मैजिकल बीस्ट हमेशा ताकत की भूख में भागते हैं, पर मगर माओ उनसे अलग है और इसका रीजन तो माओ को भी नहीं पता होता। पर मगर पिछली बार जो ब्लेड और माओ की फाइट हुई थी उसमें ब्लेड और भी कमजोर हो चुका है, अगर वो अपनी 15% पावर का यूज करता है तो वो मारा जाएगा। माओ कहने लग जाती कि मुझे पता है
है कि तुम मारने के लायक भी नहीं बचे हो, पर मगर ये जो जगह है मैं इसे तब तक छोड़ के नहीं जाऊंगी जब तक मैं तुम्हें जान से ना मार दूं। ब्लेड कहता है कि सच में मैं तुम्हारी धमकी से डर गया। माओ कहती कि मैं क्या ही कर सकती हूँ, दरअसल मैं खुद की फीलिंग्स को ही नहीं जानती, इसी वजह से मैंने एक हिप्नोसिस को क्रिएट करा है। और वो तुरंत ही ब्लेड को कहती कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। ब्लेड कहते कि तुम ये क्या बोल रही हो। माओ कहती कि मैंने तुम्हें अभी तो बताया ये एक हिप्नोसिस है। और वो तुरंत ही ब्लेड के हाथ को पकड़ लेती है और वो ब्लेड से पूछती है क्या वो उसका पार्टनर बनेगा। तभी ब्लेड कहता है कि अचानक से ये बात कहाँ से निकल गई। माओ कहती तो मुझे भी नहीं पता, और वैसे भी मैं तो 5 साल की हूँ। ब्लेड कहते कि ज्यादा सही ये नहीं रहेगा कि हम दोनों मैदान में लड़े जब तक हम लोग सेटिस्फाई नहीं हो जाती। माओ कहने लग जाती कि देखा जाए तो अभी तुम्हारी कंडीशन सही नहीं है, और ऊपर से जो ये पेंडेंट मेरे गले में है इसे पहन के अपनी पूरी फुल ताकत का यूज नहीं कर सकती। दरअसल मैं इस पेंडेंट को खुद से नहीं निकाल सकती। दरअसल मारिया की कॉन्शियसनेस मुझे ऐसा करने ही नहीं देती। ब्लेड कहते हैं कि आखिरकार मारिया कहाँ पर है। दरअसल मारिया आज भी माओ की यादों में कहीं ना कहीं पे छुपी हुई है। जो इंसान होते हैं उन्होंने मारिया को हमेशा नफरत करी, उसे डराया धमकाया। मारिया उनसे इतनी डर जाती थी कि वो हमेशा अपनी मॉम से चिपकी रहती थी। दरअसल मारिया को अपने फादर पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन मारिया की मॉम हमेशा अपने पति को बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उनके ऊपर पूरा भरोसा करती थी। लेकिन जब उनकी डेथ हो गई तो उसके मन में ये और भी ज्यादा सवाल आने लग गए थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर मेरे फादर मेरी मॉम को पसंद करते थे या फिर नहीं। मारिया इसी वजह से अपने डैड को पसंद नहीं करती थी। जितनी भी उसने प्रॉब्लम को फेस करा उन सब का वो जिम्मेदार अपने डैड को मानती थी। और धीरे धीरे कर मारिया के अंदर माओ वाली साइड डेवलप होने लग गई ताकि वो मारिया को इन सारी चीजों से छुटकारा दिला सके और उसे दूर कर सके। और दरअसल माओ ने सारी बातें ब्लेड को इसलिए बताई होती कि इंसानों के मुकाबले ब्लेड ये सारी बातें उनसे ज्यादा अच्छे से समझेगा। अब इस बात को लेकर कुछ दिन बीत चुके होते हैं। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि एक चश्मिश लड़का सबके सामने आता है और बताता है कि मैं मारिया का दोस्त हूँ, मेरा नाम अलीजा है। और वो बताता है कि मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करी है और मुझे पता चला कि जो मारिया का पेंडेंट है वो सिर्फ एक सीलिंग आइटम नहीं है। दरअसल इस पेंडेंट को मैं खुद भी पूरी तरीके से एनालाइज नहीं कर पाया। शायद जिसने भी ये पेंडेंट को दिया हो इसने इसके अंदर कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर रखा हो। तभी माओ मारिया की मेमोरीज को देखते और बताते कि दरअसल ये मारिया की माँ ने उसको दिया था। एलिजा के अकॉर्डिंग अगर इसके अंदर कोई रिकॉर्डिंग हुई तो हम मारिया को वापस लेके आ सकते हैं, पर मगर इसका नुकसान माओ का अंत होगा। जहाँ पे माओ मुस्कुराती है और इसके लिए वो मान चुकी थी। अब एलिजा पेंडेंट के अंदर कुछ करने लग चुका था और थोड़ी देर बाद माओ से कहता है कि इसको खोल दो। और जैसे ही माओ से खोलती है उसके अंदर से डीमन किंग का होलो बाहर निकलता है और ये मैसेज अमेलिया के लिए था, यानी कि माओ की मॉम अमेलिया। वो कह रही होती कि अमेलिया मुझे माफ कर देना मेरे प्यार, मैंने तुमको पीछे छोड़ दिया। मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूं, पर मगर जिस रास्ते पे मैं चल रहा था वो नफरत और खून से भरा था। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे सेल्फिश बोल सकते हो, पर मगर इसके पीछे मेरा बहुत बड़ा एक कारण था। एमिलिया मुझे पता है कि तुम अनजान होगी, पर मगर तुम्हारे अंदर हमारा बच्चा पल रहा है, मिथिकल बीस्ट और इंसान के द्वारा जन्म लिया पहला जीव। मारिया को नाम भी उनके फादर डीमन किंग ने दिया था और वो एमिलिया से कह रहे होते हैं कि जब हमारी बेटी या बेटा जन्म ली उसको बताना कि उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं है। अब हमें मारिया की बॉडी को दिखाया जाता है जहाँ पे माओ की पर्सनैलिटी मारिया को बाहर आने के लिए कह रही थी। डीमन किंग का होलो बता रहा होता है कि मैं अपनी वाइफ और अपनी बच्ची से बहुत प्यार करता हूँ और इसकी निशानी मेरा ये दिया हुआ चिन्ह है। माओ अपने इमोशंस को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर पा रही होती है और माओ बताती कि अब इस बॉडी में मेरा कंट्रोल नहीं है, मैं मारिया को इस बॉडी का कंट्रोल दे रही हूँ। वो सभी से कहती कि प्लीज मारिया का नाम लो, पर मगर सब लोग ऐसा करने से मना कर रहे होते हैं। पर मगर फिर से माओ कहती कि प्लीज दोस्तों मारिया का नाम लो, बाहर आने के लिए तैयार है। और उसके दोस्त उसकी बात मान के मारिया के नाम को लेते हैं। अब मारिया बाहर आ चुकी थी। सारी चीजों को जानने के बाद वो काफी रो रही होती है। इसके कुछ दिनों बाद हमें ब्लेड और मारिया को दिखाया जाता है जिनके बीच में रीमैच हो रहा था। अब जो मारिया होती अपने बाल और चश्मा खोलते ही तुरंत ही माओ में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। दरअसल मारिया और माओ चाहते हैं कि वो एक ही बॉडी को शेयर करें, यानी कि एक बॉडी दो पर्सनैलिटी। अब थोड़ी देर बाद बैटल के वो सब लोग बाहर घूमने आए होते हैं, पर मैं आगे जाने के बाद एक टनल के बीच में घोड़ा गाड़ी फंस गई होती है। आर्नेस उस घोड़ा गाड़ी के मालिक से कहती कि आप मेन रोड को ले सकते हो, पर मगर वो ये देख के शॉक हो जाती कि एक सेंचोर होती है। तभी ब्लेड ये देख के शॉक हो जाता है कि सेंचोर कोई और नहीं उसकी दोस्त डायोने है। डायोने जैसे ब्लेड को देखती है वो पहचान लेती है कि ये कोई और नहीं ग्रेट हीरो है। और जैसे ही वो ब्लेड को ग्रेट हीरो बोलने ही वाली होती है उससे पहले ब्लेड उसका मुंह बंद करते हुए कहते कि डायोने शांत हो जाओ, ये एक सीक्रेट है। अर्नेस्ट उन्हें देखते हुए कहती क्या तुम एक दूसरे को जानते हो, पर मगर वो दोनों को जवाब नहीं दे रहे होते। लेकिन तभी ब्लेड कहने लग जाता है कि तुम इतनी बड़ी गाड़ी को लेके कहाँ जा रही थी। डायोने बता रही होती कि दरअसल
किंग ने मुझे सामान को लाने के लिए कहा था और हमें तो पता ही है जो ब्लेड और किंग है उन दोनों की नहीं बनती। अब जब सामान डिलीवर हो जाता है किंग को तो वो कह रहे होते हैं कि डायोने मैं चाहता हूँ कि तुम रोजवुड एकेडमी में एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर बच्चों को यहाँ पे सिखाओ। ये सुनने के बाद ब्लेड और आर्नेस्ट शॉक हो जाते हैं क्योंकि ब्लेड को लग रहा था कहीं डायोने उसके सीक्रेट को किसी को ना बता दी। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है जब ट्रेनिंग हो रही थी डायोने के सामने कई सारे आयरन ब्लॉक्स को रखा गया होता है और कहा जाता था इनको तोड़ना या इनके ऊपर खरोच लाना बच्चों की बात नहीं है और लगभग ये इम्पॉसिबल है। पर मेगा अपने वेपन के साथ डायोने आयरन गॉड ब्लॉक के अंदर छेद करे जा रही होती है। पर मेगा हमें क्लोजली दिखाया जाता है दरअसल वो उनके ऊपर छेद नहीं कर रही थी, वो उन्हें मेल्ट करती जा रही थी क्योंकि जो उसके अटैक होते इतनी हीट प्रोड्यूस कर रहे थे कि आयरन गॉड ब्लॉक उसके सामने टिक नहीं पा रहा होता। डायोने बच्चों की तरफ दिखती हुई कहती कि चलो मेरा वार्म अप तो हो चुका है, अब ट्रेनिंग को शुरू करें। पर मेगा बच्चों का रिएक्शन कुछ इस प्रकार होता है, उनके मन में चल रहा था कहीं ऐसा तो नहीं जो ये डायोने है हमें मारना चाहती है। यहाँ पर दरअसल हमें पता चलता है जो डायोने थी वो डीमन लैंस की जनरल थी यानी कि ग्रेट हीरो की पार्टी में से, यानी कि उन्होंने ग्रेट हीरो को लड़ते हुए देखा होगा। पर मेगा आर्नेस्ट ये जानना चाह रही थी कि डायोने इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद वो ब्लेड को कैसे जानती है। ब्लेड तो ऐसे एक्ट कर रहा होता है जैसे कि वो कुछ नहीं जानता। जो ब्लेड की दोस्त होती है वो सारी लड़कियां बात करने लग चुकी थी, शायद जो डायोने है ब्लेड को अच्छे से जानती है। तो जब डायोने बात ले रही होती है तो सारी की सारी लड़कियां अब उसकी अच्छे से मसाज कर रही थी ताकि वो डायोने से कुछ न कुछ निकलवा सके और वो उसकी जम के मालिश कर रहे होते हैं। जब डायोने को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था तभी लड़कियां उससे पूछने लग जाती है तो अच्छा हमें ये बताओ कि तुम ब्लेड को कब से जानती हो। और ये सुनने के बाद डायोने शॉक हो जाती कि सवाल अब कहाँ से आ गया। डायोने झूठ बोलती हुई कहती कि नहीं मैं तो ब्लेड से कल ही मिली हूँ। पर मेगा सारी लड़कियां कह रही होती कि प्लीज हमें बताओ, हमें ब्लेड के बारे में जानना है। डायोने अपना मुंह नहीं खोल रही होती तो लड़कियां उसकी और अच्छे से मसाज करने लग जाती ताकि डायोने अपना मुंह खोल ही दे। डायोने को इसमें काफी ज्यादा मजा आने लग चुका था, उनकी सारी बकवास बातें ब्लेड के कानों में भी जा रही होती है। वो कहते हैं कि आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है और उसको समझ नहीं आ रहा होता तो वो लड़कियों के बाथ हाउस में घुस चुका था जहाँ पे आर्नेस्ट कह रही होती कि यहाँ पे क्या कर रहे हो, ठरकी कहीं के बाहर निकल जाओ। याशिका कह रही होती आर्नेस्ट कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पता क्या जो ब्लेड का IQ है बच्चे की तरह है। ऐसा कहने के बाद वो अपना टॉवल खोल देती है। आर्नेस्ट कहती कि अरे अरे अपना टॉवल बंद करो, मगर क्यों? और वो उसे डांटने लग जाती है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि डायोने सब कुछ बताने के तैयार हो चुकी थी पर मेगा ब्लेड कह रहा था कि ऐसा मत करो। पर लेकिन तभी वहाँ पर माओ बाहर आ जाती है और वो ब्लेड को पकड़ लेती है। दरअसल वो भी सुनना चाह रही थी। डायोने बताती कि जब मैं ब्लेड से मिली था वो बहुत ज्यादा छोटा था और बिल्कुल ही जंगली, उसे लगा कि वो एक घोड़ा है तो ब्लेड ने मेरे पीछे काट लिया। अगर मैं ब्लेड को उस टाइम ठिकाने ना लगाती तो वो तो मुझे पूरा ही खा जाता नाश्ते के तौर पर। ब्लेड अपनी शर्मिंदगी को छुपा नहीं पा रहा होता तो पानी में डूबने लग चुका था। सालों की कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग के साथ ब्लेड ने खुद को इतना ताकतवर बना लिया कि वो ग्रेट हीरो के साथ लड़ सके। ब्लेड हड़बड़ाने लग जाता है। सोफी कहती कि शांत हो जाओ, उन्हें नहीं पता कि तुम्हारी बात कर रही है। डायोने बहुत ज्यादा खुश होते हुए बताती कि दरअसल ग्रेट हीरो ने मेरी कमर पे सवारी भी कर रखी है। पर मैं तभी वो काफी उदास हो चुकी थी क्योंकि पिछली लड़ाई के दौरान यानी कि ग्रेट हीरो और डीमन लॉर्ड की लड़ाई में ग्रेट हीरो ने उसे लड़ने नहीं दिया, लेकिन डायोने ने इसे अपनी कमजोरी के तौर पर लिया। आज तक वो खुद को ट्रेन करती आ रही है ताकि वो ताकतवर बन सके। ब्लेड कह रहा होता है कि तुम्हें यकीन है ना सोफी किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। सोफी कहती कि हाँ तुम चिंता मत करो, देखो सबको उन्हें नहीं पता कि तुम ही ग्रेट हीरो हो। ब्लेड खुश हो जाता है, वो कहते कि तुमने ठीक कहा, सबको लग रहा होगा ग्रेट हीरो एक बुढ़ा है। सोफी उसके पास आती हुई कहती कि हाँ हम दोनों का सीक्रेट है। ब्लेड कहता है कि तुम्हें सच में लगता है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि अब किसी और को पता चल चुका था। ये देखने के बाद सोफी काफी उदास हो जाती है। इसके कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्लेड आर्नेस्ट के साथ मार्केट आया होता है सामान को लेने के लिए और वो सोच रहा था कि वो डायोने के लिए भी कुछ लेके जाए खाने को, लेकिन तभी उनके ऊपर से दो सिमरुक उड़ते हुए जा रहे होते हैं। आर्नेस्ट ये देख हैरान हो चुकी थी कि सिमरुक यहाँ पे क्या कर रहे हैं। दरअसल काफी ज्यादा रेयर स्पीशीज होती है और जब तक इन्हें छेड़ा ना जाए ये इंसानों के ऊपर बिल्कुल हमला नहीं करते। पर मैं आखिरकार ये कैपिटल के अंदर क्या कर रहे हैं। आर्नेस्ट इस बात को बोली रही होती है पर मैं तभी एक सिमरुक उसके पास आके उसके ऊपर हमला करने लग चुका था। ब्लेड ने आर्नेस्ट को बचा लिया होता है पर मैं वो जो सिमरुक होता है वो सबके ऊपर हमला कर रहा था। अब लोगों को बचाने के लिए आर्नेस्ट अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालने वाली थी पर मैं ब्लेड उसे ऐसा करने से मना करता है और उसके कुछ देर बाद ही वो सिमरुक वहाँ से उड़ चुकी थी। आर्नेस्ट कह रही होती कि मुझे कभी नहीं लगा था कि ये इंसानों के ऊपर भी हमला कर देंगी। ब्लेड कहते हैं कि नहीं, दरअसल उन्होंने इंसानों के ऊपर तो हमला करा ही नहीं था और हमें दिखाया जाता है कि दरअसल उसने बग्गी और कुछ घर ही तोड़े होते हैं और ये दोनों समझ चुके थे कि ये किसकी करामात होगी और दोनों के दोनों सीधा किंग के पास जाते हैं और जो आर्नेस्ट
ऑनेस्ट होती है वो गुस्से में टेबल पे हाथ पटकते हुए कह रही होती कि किंग मुझे बताओ कि आप हमसे क्या छुपा रहे हो, उन सिमरुक ने हमारे ऊपर हमला क्यों करा। किंग कहते क्या तुम्हें लगता है कि इसके पीछे मैं हूँ और तुम्हारे पास आखिर क्या प्रूफ है। तभी हमारा लड़का कहने लग जाते कि दरअसल जो सिमरुक है वो हर किसी बग्गी के ऊपर हमला कर रहे हैं। और जैसा कि आपको याद होगा कि डायो ने कुछ दिनों पहले ही आपके लिए एक बग्गी में काफी भारी भरकम सामान लेके आई है। तभी किंग हार मानते हुए बताते कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, दरअसल वो सिमरुक के अंडे लेके आई थी। वो दोनों किंग के ऊपर गुस्सा करते हुए कह रहे होते क्या आप सिमरुक के अंडे लेके आए, वो भी चुरा कर। किंग कहते कि मैंने उन्हें चुराया नहीं, बस मैंने उनसे थोड़ी देर के लिए उधार मांगी है। ब्लेड कहता है कि अरे पागल से चुराना ही कहते हैं। जो किंग की केयर टेकर होती है वो बताने लग जाती कि आपको इन्हें बता देना चाहिए सिचुएशन के बारे में। अब किंग भी मान चुके होते हैं और बताते कि दरअसल जो सिमरुक के अंडे होते हैं उसे हैच करने की दो कंडीशन होती है, या तो पुराने पेड़ लगभग 10,000 फीट ऊंचाई पे उन्हें रखा जाए या फिर उनके ऊपर डूबते हुए सूरज की किरणें पड़े तब वो हैच हो जाएंगे। पर मगर जो ये सिमरुक थे बेचारे इस बात से अनजान थे और उन्हें इसके बारे में नहीं पता था। बस मैं उनकी मदद करना चाह रहा हूँ, अगर हमने ऐसा नहीं करा तो अंडा खराब हो जाएगा और मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी रक्षा करो। उन सिमरुक से संडे को बचाओ क्योंकि ये कल ही हैच होने वाले हैं। अगले दिन हमें दिखाए जाते हैं जो ब्लेड होता है वो सबको बता रहा था कि हमें सिमरुक से अंडे को प्रोटेक्ट करना है जब तक ये हैच ना हो जाए। अंडे को आखिरी वक्त पे टॉप पे लेके जाया जाएगा जहाँ पे उसके ऊपर ढलते सूरज की किरण पड़ेगी। अपने ऊपर भरोसा रखो, तुम सब कर सकते हो। तभी क्लेयर हाथ ऊपर करते हुए कहती कि जिसे अपने ऊपर भरोसा ना हो तो वो क्या करे। ब्लेड उन्हें समझाता है तो फिर कोई बात नहीं, पर मगर मैं तुम्हारे ऊपर सच में भरोसा करता हूँ और तुम लोग कर लोगे। ये सुनने के बाद सब लोग मोटिवेट हो चुके थे। दूसरी ओर हमें दिखाए जाते कि सिमरुक का आतंक बढ़ता जा रहा था शहर में, जहाँ पे न्योनॉल्ड और याशिका सिमरुक के ऊपर हमला कर देते हैं। पर मगर न्योनॉल्ड की थोड़ी जंप छोटी रह जाती जिस वजह से वो गड्ढे में गिर चुका था। लेकिन दूसरे सिमरुक की नजर याशिका पे पड़ जाती है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। पर मगर बीच में क्ले आके उसे बचा लेता है, लेकिन दोनों कोशिश करते उनसे कुछ नहीं हो पाता तो वो दोनों दुम दबा के भागने लग चुके थे। तभी बाकी पार्टी ट्राई करती है जहाँ पे वो आयरन रॉड से बनी हुई रस्सियों से सिमरुक को रोकने की कोशिश कर रहे थे। जो ये रस्सी है कभी नहीं टूट सकती, पर मगर क्या फायदा, सिमरुक तो घर उखाड़ के उड़ा के लेके जाने लग जाता है। पर मगर ब्लेड कहते कि ठीक है हमें इससे टाइम मिल जाएगा। अब वो लोग उन लोगों को हील कर रहे होते हैं जिन्हें की सिमरुक से लड़ते हुए चोट लग गई थी। पर मगर तभी इसी बीच में दूसरा सिमरुक आ जाता है। उसे रोकने के लिए बीच में हमारी कू आती है और अपनी फ्लेम ब्रेज से उसके ऊपर हमला करती है। पर मगर सिमरुक को कुछ नहीं होता, उल्टा उसे तो कू की ही पिटाई लगा दी थी। दूसरी ओर ब्लेड कह रहा होता है मारिया माओ को बाहर निकालो, अपने बाल खोलो। और जैसे ही माओ बाहर आती है वो उस बीस्ट के ऊपर अपने थंडर अटैक का यूज करती है। पर मगर इससे भी उसे कुछ नहीं होता। तभी आर्नेस एस्मोडियस का यूज कर सिमरुक के ऊपर फ्लेम थ्रोअर का अटैक कर देती है जिससे कि सिमरुक को इस बार बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। पर मगर आर्नेस एक ही अटैक कर पाती है और वो बेहोश हो चुकी थी। पर मगर जैसे ही वो नीचे गिरती है तो वो एक पुडिंग शॉप के ऊपर जा गिरी थी और पुडिंग को खाने के बाद उसके अंदर वापस से स्ट्रेंथ आ जाती है। इनकी लड़ाई ऐसा चली रही थी पर मगर धीरे धीरे करके शाम भी पास आ चुकी थी। लेकिन तभी ब्लेड भागते हुए आता और बताते कि एक प्रॉब्लम हो चुकी है। दरअसल जो अंडे को एलिवेटर ऊपर लेके जा रहा था वो बीच रास्ते में फंस चुका होता है। अब एक सिमरुक ने अंडे को देख लिया था और वो अंडे की तरफ बढ़ रहा होता है। पर मगर सब लोग ब्लेड को कह रहे होते कि तुम अंडे को ऊपर लेके जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ब्लेड बेचारा डरने लग जाता है क्योंकि उसको वही दिन याद आ चुका था जब उसके पार्टी मेंबर्स ने ब्लेड के लिए अपनी जान को सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन तभी आर्नेस्ट कहने लग जाती है कि याद करो तुमने ही हमें कहा था कि तुम हमारे ऊपर भरोसा करते हो तो हमारे ऊपर भरोसा करो। और ये सुनने के बाद ब्लेड पूरी जान से इमारत के ऊपर भागने लग चुका था। लेकिन 15% ताकत के साथ ब्लेड के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन पीछे से डियाना आ जाती उसकी मदद करने। लेकिन किंग ने डियाना को साफ साफ मना कर रखा था कि बच्चों की कोई मदद नहीं करनी, ना ही इस मामले में अपने हाथ को लगाना है। पर मैं बता रही होती है मैंने अपने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाए हैं और वो हमारे लड़के को राइट दे रही थी। पर मगर तभी ब्लेड बताने लग जाता है कि मेरे को वही समय याद आ गया था जब मैंने अपनी पूरी पार्टी मेंबर्स को खोया और अभी मैं डर चुका था। डियाना कह रही होती कि ग्रेट हीरो अभी आप अकेले नहीं हो ना, क्योंकि डीमन किंग की फाइट के दौरान वो अकेला था। अब उसके पास काफी सारे दोस्त थे जो कि इसकी परवाह करते हैं। ब्लेड भी मुस्कुरा के हाँ करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो अंडे के पास पहुंच चुका था। पर मगर ब्लेड उस अंडे को नहीं उठा पा रहा होता 15% पावर पे। और डियाना को तो किंग ने मना कर रखा था कि तुम हाथ नहीं लगाओगी। तो डियाना अंडे के बजाय ब्लेड के ऊपर हाथ लगाती और दोनों अंडे को टॉप पे लेके आ चुकी थी, जहाँ पे किंग कह रहे होते कि तुम लोगों ने कर दिखाया। ब्लेड कहते हैं कि पर मगर ये मैंने अकेले नहीं करा, हमारे पूरे दोस्तों ने इससे मदद करी है। कहते कि हाँ मैंने देखा, पर मगर अभी एक और मुसीबत हमारी तरफ बढ़ रही है। और हमें दिखाया जाता है एक और सिमुर किंग की तरफ बढ़ रहा होता है। किंग कहते कि मुझे इसे हैंडल करने दो और वो हाथ फैलाते हुए सिमुर को कहते कि जो
तुमने मुझे मेरी जिंदगी दी थी, अगर तुम चाहो तो उसे वापस ले सकती हो। और हमें पता चलता है दरअसल एक बार इस सिमुर्ग ने किंग की जान बचाई थी। तभी हमारा ब्लेड गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया पहले। और सिमुर्ग को भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो किंग के ऊपर एक फ्लिप मारता और किंग उड़ चुके थे जिससे कि अंडा नीचे गिरने वाला था। पर मगर हमारा ब्लेड उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तुरंत ही सोफी अपने आर्टिफिशियल ग्रेट हीरो की पावर को यूज करती है और टाइम को फ्रीज कर देती है 5 सेकंड के लिए। ब्लेड ने इस मौके का फायदा उठाया और सिमुर्ग के ऊपर ड्रैगन ईटर अटैक को यूज कर देता है। और अटैक को यूज करने के बाद वो इतना थक चुका था कि नीचे गिर जाता है और सोफी भी उसके ऊपर आके गिर गई थी। फाइनली जो अंडा होता है वो हैच होता है, उसके अंदर से 2 जुड़वा सिमुर्ग बाहर निकलते हैं। इसी वजह से वो अंडा इतना भारी था। पर मगर बाहर निकलते साथ ही वो ब्लेड और सोफी को अपने मॉम डैड समझने लग जाते हैं और उन्हें प्यार करने लग चुके थे। जहाँ पे अर्नेस्ट का तो दिमाग खराब हो जाता है। वो कहती कि फिर से नहीं। कू तो काफी खुश हो रही थी कि उसे छोटे भाई बहन मिल चुके हैं। अब कुछ दिनों बाद धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो चुका था। पर मगर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो ब्लेड की स्वॉर्ड होती है उसमें खून लग रखा था। दरअसल ब्लेड ने अपने काफी सारे दोस्तों को मार दिया होता है। अब ब्लेड के सामने सोफी होती है और वो कहती कि अगर मैं तुम्हें अपने खिलाफ ना रखूं तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं जीत पाऊंगी। ब्लेड का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है तुम खुद क्यों नहीं पता कर लेती। सोफी टाइम को फ्रीज करके ब्लेड के ऊपर कई सारे अटैक करती है। पर मगर हमें दिखाया जाता है ब्लेड को तो कुछ हुआ ही नहीं था। वो जैसे का तैसा खड़ा होता है और हमें दिखाया जाता है उसने सोफी को गले से पकड़ लिया था, उसे खंबी में चिपका कर। वो कहता है कि जब तुमने मेरे ऊपर टाइम को फ्रीज करा तब मैंने अपनी बॉडी को उससे पहले हार्ड कर लिया था, जिसके बाद वो सोफी को भी खत्म कर देता है। अगर गाइस आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो में 100 कमेंट्स और 1000 लाइक्स को पूरा कर देना। मैं अगले पार्ट को अपलोड कर दूंगा।